ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। उसने हल्का सा सर घुमा रिवांशी की तरफ देखा, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। लक्ष्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरे साथ चलने के लिए पहले मेरे काबिल बनो। तुम मेरे लिए अनजान थी और अनजान रहोगी। मेरे दुश्मन की बहन को अपने साथ रखने की पहले एक वजह थी मेरे पास, लेकिन अब कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बोलकर वो बिना रिवांशी की बात सुने अपनी कार में बैठ गया। रिवांशी अभी भी वही खड़ी नम आंखों से लक्ष्य की कार को देख रही थी। कुछ ही देर में लक्ष्य की कार वहां से निकल गई और रिवांशी वही खड़ी बस उस कार को जाते देखती रह गई। लक्ष्य की कार के जाते ही रिवांशी धम से नीचे घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आया। उसकी नजरें अभी भी उस तरफ देख रही थी जहां कुछ देर पहले लक्ष्य की कार थी। रिवांशी ने अपने गाल पर ठहरी आंसू की बूंद को अपने एक हाथ से साफ किया और धीमी सी आवाज में बोली, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा लक्ष्य खुराना। रिवांशी वालिया हूं मैं। कोई चीज एक बार पसंद आ जाती है तो उसे हर हाल में हासिल करके ही रहती हूँ। फिर तुम क्या चीज हो? पहली बार देखा था तभी तुम पसंद आ गए थे और उसी वक्त तुम्हें अपना मान लिया था। अब बस तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करना अच्छे से आता है मुझे। ये बोलते हुए उसकी आंखों में अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था, जो वक्त के साथ किसी भी हद तक जा सकता था। इधर दूसरी तरफ माया इस वक्त शमशान घाट में खड़ी सामने दो कब्र को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। हल्की बारिश हो रही थी जिसमें वो भीग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और कपड़े भी पूरे भीग चुके थे। माया की नजरें सामने कब्र पर लिखे नाम पर टिकी हुई थी, जिनमें एक पर आरशी खुराना नाम था और दूसरी तरफ अभिमान खुराना नाम लिखा हुआ था। तभी पीछे से किसी ने माया के कंधे पर हाथ रखा, जिसका एहसास होते ही माया ने हल्का सा सर घुमा अपने बगल में खड़े लक्ष्य को देख, जो उसे ही देख रहा था। माया ने कुछ पल लक्ष्य को देखा और फिर वापस सामने देखते हुए बोली, अपना कीमती वक्त निकाल कर आने के लिए शुक्रिया, वरना मुझे तो लगा था आप नहीं आओगे। आफ्टर ऑल मॉम डैड के आप सिर्फ नाम के बेटे थे। उनके लास्ट टाइम पर भी आपने वक्त पर आना सही नहीं समझा। उसकी बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर हल्की सी दर्द भरी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ माया के कंधे से हटाया और फिर सामने देखते हुए बोला, सही कहा तुमने, मैं तो सिर्फ उनका नाम का बेटा था। बचपन के एक हादसे ने मुझसे मेरे मॉम डैड को छीन लिया और उनसे उनका बेटा छीन लिया। ये बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ पुरानी सी यादें चलने लगी थी। लक्ष्य की बात सुनकर माया ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, कौन सा हादसा? किस हादसे की बात कर रहे हो आप? ये बोलते हुए वो सवालिया नजरों से लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य ने हल्का सा सर घुमा माया को देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, बचपन में हुआ था एक हादसा जिसके बारे में तुम्हें याद नहीं है। बहुत छोटी थी उस वक्त तुम। समथिंग 3 इयर्स की थी तुम। इतना बोल वो चुप हो गया और वापस सामने देखने लगा। लक्ष्य बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखते हुए बोला, काया खुराना, हमारी बहन। तुम और वो दोनों जुड़वा थी। काया तुमसे 5 मिनट छोटी थी। इतना बोल वो चुप हो गया। लक्ष्य को चुप देख माया तुरंत बोली, काया हमारी बहन तो वो अब कहाँ है? मैंने कभी मॉम डैड से उसके बारे में सुना क्यों नहीं? मतलब उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं बताया? उसका सवाल सुनकर लक्ष्य ने उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, जब काया 3 साल की थी तब मैं उसे अपने साथ लेकर स्कूल लेकर गया था। बचपन में तुम बीमार रहती थी, इसलिए मैं स्कूल में उसे ही अपने साथ लेकर गया था। मॉम डैड ने काया को मेरे भरोसे मेरे साथ भेजा था, बट जब हम स्कूल से वापस घर आ रहे थे तब। इतना बोल वो चुप हो गया और उसकी आंखों के समाने 20 साल पहले की यादें आने लगी।
फ्लैशबैक 20 साल पहले लंदन की एक बड़ी सी स्कूल जिसके मेन गेट से बहुत सारे बच्चे भागते हुए बाहर निकल रहे थे। स्कूल की छुट्टी अभी अभी हुई थी, इसलिए सारे बच्चे भागते हुए बाहर निकल रहे थे। कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पिक करने आए थे और कुछ स्कूल बस से अपने घर जा रहे थे। बाकी के कुछ जिनके घर पास में थे वे पैदल घर जा रहे थे। उन्हीं के बीच में एक लड़का जो दिखने में 7 या 8 साल का होगा, वो एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े आराम से स्कूल से बाहर निकल रहा था। वो बच्ची दिखने में बेहद क्यूट थी। वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से खिलखिलाकर हंसते हुए उस लड़के के साथ चल रही थी। तभी अचानक उस लड़के को किसी ने पीछे से आवाज दी, लक्ष्य 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही लक्ष्य के कदम रुक गए। लक्ष्य ने सर घुमा पीछे देखा जहां एक लड़का उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उस लड़के को देखते ही लक्ष्य धीरे से बोला, निक, बोलकर वो सामने आ रहे लड़के को देख रहा था। इधर वो बच्ची जो लक्ष्य के रुक जाने से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र सामने एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी जो आइसक्रीम का था, जिसे देखते ही उस बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने एक नज़र लक्ष्य को देखा जो निक से बात कर रहा था। निक लक्ष्य से कुछ पूछ रहा था और लक्ष्य उसे वो चीज़ समझा रहा था। लक्ष्य को बिजी देख उस बच्ची ने धीरे से अपना हाथ उससे छुड़वाया और फिर अपने नन्हे कदमों से चलते हुए उस स्टॉल की तरफ चली गई। इधर लक्ष्य ने कुछ देर निक से बात करने के बाद अपनी नज़रें नीची कर उस बच्ची की तरफ देखा जो अब वहां नहीं थी। उस बच्ची को वहां नहीं देख लक्ष्य एकदम से हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाकर देखा पर वहां कोई नहीं था। लक्ष्य को घबराया हुआ देख निक कंफ्यूजन से बोला, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी लक्ष्य आगे की तरफ जाते हुए परेशानी से बोला, काया नहीं दिख रही है। वो अभी मेरे पास खड़ी थी लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही है वो। ये सुनते ही निक भी चारों तरफ देखने लगा पर उसे भी काया कहीं नजर नहीं आ रही थी। इधर सड़क के दूसरी तरफ एक ब्लैक कार खड़ी थी जिसमें 4 से 5 आदमी बैठे थे और उनमें से एक की गोद में काया डरी सहमी सी बैठी थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन आदमियों ने एक बार लक्ष्य को देखा जो सड़क पर पागलों की तरह काया को ढूंढ रहा था और फिर एक आदमी ने कार स्टार्ट करने को कहा। कुछ ही पल में वो कार वहां से निकल गई और लक्ष्य, निक अभी भी सड़क पर इधर उधर काया को ढूंढ रहे थे, लोगों से उसके बारे में पूछ रहे थे। फ्लैशबैक एंड ये सब बताते हुए लक्ष्य की आंखों में अपनी बहन को खोने का दर्द उभर आया था। माया बिना किसी इमोशन के लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य माया के पास आया और उसे कंधों से पकड़ते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, माया मैं तुमसे और काया से बराबर प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उस दिन के बाद सबने काया को बहुत ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। काया के खो जाने के बाद मॉम डैड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया क्योंकि काया के खो जाने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं मैं ही था। उसके बाद डैड ने मुझे जर्मनी भेज दिया पढ़ने के लिए और फिर कभी मुझे आने को नहीं कहा, कभी मुझसे बात नहीं की। मानता हूँ गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन उस वक्त मैं भी तो एक बच्चा ही था। मॉम डैड ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं और इसलिए ही मुझ में लास्ट टाइम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे भी मॉम डैड थे और मैं हमेशा उनसे प्यार करूँगा। जिस किसी ने भी हमारे मॉम डैड को मारा है, आई प्रॉमिस वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी थी। डैड ने मुझे जर्मनी भेज दिया पढ़ने के लिए और फिर कभी मुझे आने को नहीं कहा, कभी मुझसे बात नहीं की। मानता हूँ गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन उस वक्त मैं भी तो एक बच्चा ही था। मॉम डैड ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं और इसलिए ही मुझ में लास्ट टाइम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे भी मॉम डैड थे और मैं हमेशा उनसे प्यार करूँगा। जिस किसी ने भी हमारे मॉम डैड को मारा है, आई प्रॉमिस वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी थी। माया अपने सीने पर दोनों हाथ फोल्ड किए खड़ी बिना किसी एक्सप्रेशन के लक्ष्य को देख रही थी। वो कुछ पल बाद अपनी गहरी आवाज में बोली, क्या आप सच में जानना चाहते हो मॉम डैड को किसने मारा है? ये सवाल सुनते ही लक्ष्य ने तुरंत हैरानी से माया को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रही थी। लक्ष्य जल्दी से बोला,
यस, मुझे जानना है मॉम डैड को किसने मारा है। उसके बाद उन्हें भी उसी हद तक तड़पा कर मारना है जिस हद तक उन्होंने मॉम डैड को तड़पा कर मारा था। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशुमार नफरत उभर आई थी। लक्ष्य की बात सुनकर माया ने एक गहरी सांस भरी और फिर अपना फोन निकाल उसमें एक वीडियो स्टार्ट कर फोन को लक्ष्य की आंखों के सामने कर दिया। लक्ष्य ने कंफ्यूजन से एक बार माया को देखा और फिर फोन की तरफ देखने लगा और फोन में जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा था उसके फेस एक्सप्रेशन वैसे वैसे चेंज हो रहे थे। माया के फोन में उसके अपार्टमेंट का वीडियो था। माया ने पहले ही अपने अपार्टमेंट में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे जिनका उसके अलावा किसी को नहीं पता था। माया इतनी बेवकूफ नहीं थी जो अपने दुश्मनों के हाथ आसानी से आ जाए, वो जैसा बोले उसे ही सच मान ले। कुछ पल बाद माया ने फोन को बंद कर वापस अपनी पेंट की पॉकेट में रखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के लक्ष्य को देखने लगी। ये सब क्या है? मतलब मॉम डैड को आग्नेय और रिवांश वालिया ने नहीं बल्कि हमारे अपनों ने मारा है। जिन्हें मॉम डैड अपना समझते थे उन्हीं ने उनकी जान ले ली। लेकिन उन सब ने ऐसा किया क्यों? लक्ष्य ने हैरानी से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। उसके फेस पर हैरानी के साथ अजीब से मिक्स इमोशन उभर आए थे। यही सच है और वे सब हमारे अपने कभी थे ही नहीं। उन सबको लगता है वो अपना खेल खेल कर आसानी से किसी दूसरे का नाम लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को जो कि वो है नहीं। आग्नेय वालिया की अंगद मेहरा से कोई पुरानी दुश्मनी है और मेरी आग्नेय से मुलाकात से लेकर लड़ाई तक अंगद को सब पता था। और जब आग्नेय ने मुझे धमकी दी तभी अंगद, कामिनी, दिया, दीपक, शालिनी और वीरेन ने मिलकर ये मौत का खेल खेला जिसमें हमने हमारे मॉम डैड को खो दिया और सारा इंजाम आग्नेय वालिया पर लगा। वे सब आसानी से बच जाएंगे। मतलब एक तीर से दो निशाने लगाने का सोचकर उन सब ने ये खेल खेला है। माया ने अपनी सर्द नजरों से नीचे ग्राउंड को देखते हुए कहा। माया की बात सुनकर लक्ष्य हैरानी से उसे देख रहा था। लक्ष्य को माया की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसे माया और आग्नेय की मुलाकात के बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट माया के मुंह से आग्नेय का जिक्र सुनकर उसकी हैरानी शोक में बदल गई। लक्ष्य हैरानी से माया को देखते हुए बोला, तुम आग्नेय वालिया को जानती हो? तुम मिली हो उससे? और अंगद की आग्नेय से क्या दुश्मनी है? आग्नेय जर्मनी में रहता है और अंगद यहाँ लंदन में, फिर उन दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई? मेरे ख्याल से आग्नेय अंगद को नहीं जानता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ये बोलते हुए वो बेसब्री से माया के जवाब का वेट कर रहा था। मुझे नहीं पता है आग्नेय और अंगद के बीच क्या है और क्या नहीं, पर इतना कंफर्म है अंगद आग्नेय को जानता है और ये सारा प्लान उसी का था। मैंने अंगद के घर पर अपने कुछ सीक्रेट गार्ड लगा रखे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अंगद के रूम में आग्नेय की फोटो है और उस पर रेड मार्क्स लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आग्नेय की पिछले साल सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में किसी ने आग लगा दी थी जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला है। वो आग आग्नेय की बिल्डिंग में अंगद में लगाई थी। माया ने एक गहरी सांस लेकर लक्ष्य की तरफ देखकर कहा। माया की बात सुनकर लक्ष्य हैरानी से तुरंत बोला, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? क्या तुमने आग्नेय की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी? उसकी बिल्डिंग में पिछले साल आग लगी थी, इसका मुझे भी पता है, बट ये काम अंगद का होगा ये मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था ये अंगद इतना खतरनाक होगा जो आग्नेय जैसे शख्स का भी लॉस कर सकता है। मतलब आग्नेय कभी अपना नुकसान और नुकसान करने वाले को नहीं भूलता है, तो फिर उसने अभी तक अंगद को कुछ किया क्यों नहीं है? ये बोलते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में सवाल उभर आए थे। लक्ष्य का सवाल सुनकर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, इतना नहीं पता है मुझे आग्नेय के बारे में। अगर अंगद और उन मूर्तियों को हराना है तो वे जैसा चाहते हैं हमें कुछ दिनों के लिए वैसे ही चलना होगा। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। माया की बात सुनकर लक्ष्य जल्दी से बोला। माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, मतलब ये कि हमें आग्नेय को ट्रिगर करना है, लेकिन हमारा निशाना आग्नेय नहीं वे सब होंगे जो इस खेल का खुद को खिलाड़ी समझ रहे हैं। बोलकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दी।
आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। स्माइल करते हुए बोली, मतलब ये कि हमें आग्नेय को ट्रिगर करना है, लेकिन हमारा निशाना आग्नेय नहीं वे सब होंगे जो इस खेल का खुद को खिलाड़ी समझ रहे हैं, बोलकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दी। लक्ष्य को अब तक माया की कुछ कुछ बातें समझ आ चुकी थी। अब क्या करना है? लक्ष्य ने एक गहरी सांस लेते हुए माया से पूछा। माया ने लक्ष्य की तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, बस एक पार्टी अरेंज करनी है जिसमें सबको इनवाइट करना है। पार्टी? बट इतनी जल्दी कैसे? मतलब अभी मॉम डैड की डेथ हुई है, हम इतनी जल्दी पार्टी अरेंज कैसे करेंगे? और तुम पार्टी क्यों रख रही हो? आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, पर क्या ये मुझे जानना है? लक्ष्य ने माया की बात बीच में काटते हुए कहा। माया लक्ष्य की बात का जवाब देते हुए बोली, पार्टी अभी नहीं, 1 महीने बाद होगी और उसी पार्टी में सबसे एक साथ मुलाकात होगी। कोई नहीं बचना चाहिए, सबको इनवाइट करना है, बस आपको इतना ही करना है, आगे का मैं अपने आप संभाल लूंगी। ये बोलते हुए उसके होंठों पर बेहद ही खतरनाक स्माइल आ गई और उसके दिमाग में उससे भी ज्यादा खतरनाक चल रहा था। माया की बात सुनकर अब लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा। माया ने एक नजर भर के अर्शी और अभिमान की कब्र को देखा और फिर लक्ष्य के साथ वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ रिवांश के विला में रिवांश अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए अपने रूम के अंदर एंटर हुआ। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसके कदम डोर पर ही रुक गए और उसने फोन पर से नजरें हटा वॉशरूम की तरफ देखा, क्योंकि वो आवाज वॉशरूम से ही आ रही थी। लवी इस वक्त वॉशरूम में वॉशवेसिंग में अपना सर झुकाए जोर जोर से वोमिटिंग कर रही थी। उसकी वोमिटिंग करने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। लवी को अभी कुछ देर पहले ही होश आया था और होश में आते ही उसे वोमिटिंग हो रही थी। कुछ देर वोमिटिंग करने के बाद लवी ने अपना चेहरा पानी से धोया और सामने लगे मिरर में खुद को देखने लगी। उसका छोटा सा चेहरा वोमिटिंग करने की वजह से एकदम लाल हो चुका था और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। लवी ने कुछ पल खुद के चेहरे को देखा और फिर हैंगर पर रखा टॉवल उतार अपना मुंह पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर चली गई, लेकिन तभी अचानक वो डोर पर किसी से टकरा गई। लवी के कदम लड़खड़ा गए और उसके हाथ से टॉवल छूटकर नीचे गिर गया। वो नीचे गिरने को होती है, लेकिन तभी सामने खड़े रिवांश ने जल्दी से उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लिया। लवी ने गिरने के डर से कस के अपनी आंखें बंद कर अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लिया। आरवी लवी पर झुका हुआ उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी नजरें लवी की बंद आंखों से होते हुए उसके नोच पर और फिर लास्ट में लवी के डर से कांपते होंठों पर आकर ठहर गई। लवी के कांपते होंठों को देख अचानक ही आरवी का गला सूखने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में डॉक्टर की कही बातें याद आने लगी, जो याद आते ही उसके चेहरे पर गहरे नफरत के भाव आ गए। उसने झटके से लवी को सीधा खड़ा किया और गुस्से से उसे देखने लगा। आरवी के अचानक खड़ा करने से लवी के कदम हल्के लड़खड़ा गए, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और तुरंत अपनी आंखें खोल सामने खड़े आरवी को देखा। आरवी को देखते ही अचानक ही लवी के दिमाग में आरवी का ऑफिसर को मारने वाला सीन किसी रील की तरह चलने लगा। आरवी का ऑफिसर को मारना याद आते ही लवी एकदम से कांप गई और डर की वजह से वो अपने कदम पीछे लेने लगी। लवी को अपने कदम पीछे लेते देख आरवी की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्या फिर से तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, या फिर मेरे साथ सोना चाहती हो? आई थिंक ऐसा ही है, तभी तुम मेरे रूम में हो। आरवी ने टेडी स्माइल करते हुए लवी से कहा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। आरवी की बात सुनकर लवी ने हैरानी से तुरंत उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलने को होती है, लेकिन डर की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहे थे। लवी को कुछ नहीं बोलता देख आरवी की स्माइल और गहरी हो गई। वो अपने कदम लवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? जवाब नहीं दिया मेरी बात का? वैसे तुम्हारे पेट में पल रहा इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है, जिसके बच्चे को तुमने अभी तक अपने अंदर रखा हुआ है? तुम जैसी नाचने वाली लोगों का एंटरटेनमेंट करती हुई अच्छी लगती है, न कि बच्चे पैदा करती हुई।
ये बोलते हुए उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से और नफरत ने ले ली। ये सुनते ही लवी ने एकदम से सर उठा आरवी को देखा और दूसरे ही पल वो चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप मिस्टर वालिया, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे और मैं सुनती रहूंगी। मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेशक मैं नाचने वाली हूँ पर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है, ना आपको और नहीं किसी और को। ये बोलते हुए वो लाल आंखों से आरवी को देख रही थी। लवी का चिल्लाना सुन आरवी का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। वो तेज कदमों से लवी के पास आया और उसे एकदम से वॉल की तरफ धक्का दे दिया। आरवी के अचानक धक्का देने की वजह से लवी की हल्की सी आह निकल गई और उसकी पीठ पीछे वॉल से जा लगी। तभी आरवी लवी के नजदीक आकर अपने दोनों हाथ लवी के सर के पास वॉल पर टिका उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? हम सच सुना नहीं जा रहा है। इस बच्चे का बाप कौन है? मेरे अलावा और कितनों के साथ रातें रंगीन की है तुमने? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि ना आने तुम कितने ही मर्दों। बस कीजिए प्लीज, आपको जो समझना है समझिए। मेरी लाइफ है, मैं अपना देख लूंगी। और वैसे भी आपको इतना क्यों फर्क पड़ रहा है ये बच्चा किसका है, कितनों के साथ मैं सोई हूँ? ये सब आपका मैटर नहीं है। ये सब कुछ मेरा लुक आउट है, मैं देख लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए। लवी ने आरवी की बात बीच में काट उसे खुद से दूर धक्का देते हुए तेज आवाज में कहा। लवी के अचानक धक्का देने की वजह से आरवी 2 कदम पीछे हट गया। वो कुछ करता इससे पहले ही लवी रोते हुए वॉशरूम से बाहर रूम से बाहर भाग गई। आरवी गुस्से से कांपते हुए अपनी जगह खड़ा था, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। 1 सेकंड, डॉक्टर ने कहा था कि ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और मेरा 3 मंथ्स पहले इसके साथ 1 नाइट स्टैंड हुआ था। कहीं ये बच्चा मेरा? रिवांश ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा और फिर आगे की बात को अधूरी छोड़ उसने झट से रूम की तरफ देखा। आरवी तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। उसने रूम से बाहर आकर सामने देखा जहां लवी रोते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। लवी को बाहर जाते देख आरवी ने तुरंत सामने की वॉल पर लगा एक बटन प्रेस किया। उसके बटन प्रेस करते ही बाहर का डोर अपने आप बंद हो गया। इधर लवी जो बाहर जा रही थी, डोर बंद होने से उसके कदम डोर के पास ही रुक गए। वो हैरानी से बंद डोर को देखने लगी। तभी आरवी उसके पास आया और उसे बाजुओं से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। आरवी के अचानक घुमाने से लवी को जोर का झटका लगा और दूसरे ही पल उसने चीखते हुए कस अपने पेट को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई और आंखों से आंसू बहने लगे। आरवी जो अब तक गुस्से में था, अचानक लवी की चीख सुनकर और उसके चेहरे पर दर्द देखकर उसका गुस्सा एक पल में हवा हो गया और उसकी जगह फिक्र ने ले ली। हे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आरवी ने लवी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए फिक्र भरी आवाज में पूछा। उसकी नजरें बार बार लवी के पेट पर जा रही थी क्योंकि लवी ने कस के अपने पेट को पकड़ा हुआ था। प्लीज हेल्प मी, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज कुछ करो। आह मेरा बेबी, लवी ने दर्द में चीखते हुए कहा। प्लीज तुम चुप हो जाओ, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। आरवी ने जल्दी से लवी को अपनी गोद में उठा बाहर की तरफ जाते हुए कहा। लवी की आंखें बंद हो रही थी, उसका छोटा सा चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ चुका था। आरवी ने जल्दी से लवी को अपनी गोद में उठा बाहर की तरफ जाते हुए कहा। लवी की आंखें बंद हो रही थी, उसका छोटा सा चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ चुका था। आरवी लवी को अपनी गोद में उठाए पार्किंग एरिया में आया और उसे कार में बैठा उनकी कार सीधा वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद आरवी की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। वो जल्दी से कार से बाहर आया और लवी को अपनी गोद में उठा सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने पहले ही हॉस्पिटल में फोन कर सारी बातें बता दी, इसलिए पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ देर बाद आरवी एक वार्ड के बाहर वॉल से पीठ टिकाए खड़ा सामने वार्ड को देख रहा था। वार्ड के अंदर लवी थी जिसे डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ देर बाद वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही आरवी ने तुरंत वार्ड की तरफ देखा जहां एक फीमेल डॉक्टर अपने मुंह से मास्क उतारते हुए वार्ड से बाहर आ रही थी।
आरवी जल्दी से डॉक्टर के पास आते हुए बोला, डॉक्टर लवी कैसी है? वो ठीक है। एवरीथिंग इज ओके मिस्टर वालिया, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ठीक है। ये उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कभी कभी ऐसे पेन हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वरना ये पेन मिसकैरेज होने की वजह हो सकता है। रिवांश को परेशान देख डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। इधर रिवांश हैरानी से डॉक्टर को देख रहा था। वो धीरे से खुद में बुदबुदाया, वाइफ, बेबी। ये बोलते हुए उसने अपना सर झटका और गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, वो मेरी वाइफ नहीं है और नहीं उसके पेट में मेरा बच्चा है, समझी आप? ये बोलते हुए वो डॉक्टर को बुरी तरह घूर रहा था। ये सुनते ही डॉक्टर के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए, पर दूसरे ही पल आरवी को खुद की तरफ गुस्से से देखते देख वो डॉक्टर हड़बड़ाते हुए तुरंत बोली, आई एम सॉरी मिस्टर वालिया, वो आप उन्हें गोद में उठा कर लेकर आए थे और आपको उनकी इतनी फिक्र हो रही थी तो मुझे लगा शायद वो आपकी वाइफ होंगी। तभी आरवी डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए सर्द आवाज में बोला, आपको क्या लगा और क्या नहीं ये मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बताइए उसे होश आ गया है क्या? मैं मिल सकता हूँ उससे? ये बोलते हुए उसकी नजरें लवी के वार्ड के अंदर बेड पर सो रही लवी को देख रही थी। उसके सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर धीमी सी आवाज में बोली, अभी उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है इसलिए अब कल सुबह तक ही इन्हें होश आएगा। आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बोलकर डॉक्टर ने एक नज़र आरवी को देखा और फिर वहां से चली गई। एक सेकंड डॉक्टर, मुझे उसके कुछ और टेस्ट करवाने हैं, आरवी ने डॉक्टर को देखते हुए पीछे से कहा। ये सुनते ही डॉक्टर के कदम रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर आरवी को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ही देख रहा था। कैसे टेस्ट? प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टेस्ट कर लिए हैं हमने और सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट्स में। डॉक्टर ने आरवी की बात सुनकर उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। आरवी एक गहरी सांस लेकर बोला, डीएनए टेस्ट करवाना है मुझे लवी का। वो मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मुझे जानना है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप मैं हूं या नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ओके, डीएनए टेस्ट हो जाएगा और कुछ देर बाद रिपोर्ट्स भी आ जाएगी, आप कुछ देर वेट कीजिए, डॉक्टर ने अपना सर हिलाते हुए कहा और फिर अपना फोन निकाल किसी को कॉल करते हुए वो वापस लवी के वार्ड के अंदर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आरवी लवी के वार्ड को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, एक डाउट है वो भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बट अगर तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा हुआ तो। इतना बोल वो चुप हो गया और गुस्से से वार्ड के बंद डोर को देखने लगा। अगली सुबह आरवी इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठा सामने बैठी डॉक्टर को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। डॉक्टर को अपने ऊपर आरवी की घूरती नजरें महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर डॉक्टर के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अब इसी फाइल में देखती रहोगी या फिर कुछ जवाब भी दोगी? क्या है रिपोर्ट्स में? रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? आरवी ने गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए कहा। आरवी का सवाल सुनकर डॉक्टर ने फाइल को टेबल पर रखते हुए कहा, मिस्टर वालिया, रिजल्ट पॉजिटिव है। उनके पेट में पल रहा बच्चा आपका ही है। ये रही रिपोर्ट्स, आप खुद देख लीजिए। ये बोलते हुए डॉक्टर ने फाइल को आरवी की तरफ खिसका दिया। डॉक्टर का जवाब सुनकर आरवी का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसने तुरंत फाइल को अपने हाथ में उठाया और तभी उसकी नज़र लास्ट में एक कोने में लिखे पॉजिटिव वर्ड्स पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आरवी ने बिना कुछ बोले फाइल अपने हाथ में उठाई और गुस्से से वार्ड से बाहर निकल गया। उसे लवी पर इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लवी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और लवी ने कभी उसे उसके ही बच्चे के बारे में नहीं बताया। आरवी लवी से एक बिजनेस पार्टी में मिला था। लवी उस पार्टी में डांसर थी और उसी पार्टी में आरवी को किसी ने लव ड्रग्स दिया था, जिसके बाद आरवी ने लवी के साथ नशे में नाइट स्टैंड किया था और जब अगली सुबह उसने लवी को खुद के पास सोया देखा तो उसे लगा उसे ड्रग्स लवी ने दिया था और इसी वजह से वो लवी से हद से ज्यादा नफरत करता था। उसने नाइट स्टैंड के बाद लवी को कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स दी थी पर लवी ने वो पिल्स नहीं ली थी।
इसलिए अभी जब उसे पता चला कि लवी उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो उसे नफरत के साथ गुस्सा भी आ रहा था। आरवी गुस्से से लवी के वार्ड में आया और तभी उसकी नज़र लवी पर पड़ी जो अभी अभी नींद से उठी थी और वो चारों तरफ देख रही थी। शायद वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो अभी कहाँ है। तभी अचानक लवी की नज़र आरवी पर पड़ी और उसे देखते ही वो डर से कांप गई। आप यहाँ? कुछ काम था। आरवी को देखकर लवी ने लड़खड़ाती आवाज में उससे कहा। उसका सवाल सुनकर आरवी गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बिना मुझसे पूछे इस दुनिया में लाने की? मुझे बिना बताए तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर क्या साबित करना चाहती थी? ये बोलते हुए वो गुस्से से लवी के पास आकर खड़ा हो गया। आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई, पर दूसरे ही पल उसकी हैरानी की जगह डरने ले ली। लवी धीरे से बेड पर पीछे खिसकते हुए बोली, ये बच्चा मेरा है, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। तभी आरवी बीच में गुस्से से बोला, ओह रियली, ये बच्चा तुम्हारे अकेली का है? ये कोई नया ट्रेंड आया है अकेले बच्चा पैदा करने का? ये बोलते हुए वो गुस्से से लवी को देख रहा था। ये सुनते ही लवी एकदम से खामोश हो गई, उसके पास कहने को कोई शब्द थे ही नहीं। कुछ पल बाद लवी धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है ये बच्चा मेरा है और प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। आप पास आते हो तो मुझे हर्ट करते हो और अगर अभी आपने मुझे कुछ किया तो मेरे बच्चे को भी हर्ट होगा, इसलिए प्लीज आप दूर रहकर बात कीजिए। ये बोलते हुए उसका गला रूंध गया था। लवी को इस वक्त आरवी से हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसे खुद के लिए डर नहीं लग रहा था बल्कि अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था। लवी की बात सुनकर अचानक ही आरवी की नजरें लवी के पेट की तरफ चली गई। वो उसके पेट को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, ये बच्चा मेरा है राइट, और तुम इस बच्चे की माँ हो, इसलिए अब मुझे तुमसे शादी करनी है बिकॉज मैं अपने बच्चे को नाजायज का टैग नहीं दे सकता हूँ। मेरी फैमिली इंडिया में रहती है और वहाँ बिना शादी किए बच्चे पैदा करना गलत होता है, इसलिए बिना बहस किए चुपचाप तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। ये बोलते हुए उसने लवी को अपनी गोद में उठा लिया। आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई, पर दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे आपसे शादी नहीं करनी है और ये बच्चा मेरा है, छोड़िए मुझे। ये बोलते हुए लवी आरवी की गोद में उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन आरवी उसे छोड़ने की बजाय उस पर अपनी पकड़ कस दी। आरवी सामने देखकर चलते हुए बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की को अपनी वाइफ बनाने का। डोंट वरी, मेरा बच्चा इस दुनिया में आते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो वहां जा सकती हो। ये बोलते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना एक हाथ अपने पेट पर रखकर धीमी सी आवाज में बोली, आप मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकते हैं। आपको पता भी है इसे इस दुनिया में लाने के लिए मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रही थी। ये सुनते ही आरवी के चलते कदम रुक गए। उसने सर झुका लवी के चेहरे को देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था, और उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर अपने बच्चे से दूर होने का डर नजर आ रहा था। आरवी ने कुछ पल लवी को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। वो लवी को लेकर पार्किंग एरिया में आया और उसे कार में बैठा उनकी कार वहां से निकल गई। लवी विंडो के पास बैठी चुपचाप बाहर का नजारा देख रही थी। उसके दिमाग में अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें चल रही थी। उसे बचपन से ही कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। उसने अनाथों वाली जिंदगी जी थी और जब से उसने होश संभाला था तभी से वो बस लोगों के सामने डांस करके अपना पेट भर रही थी। लवी जिस अनाथ आश्रम में रहती थी वहां सिर्फ लड़कियां ही थी और उन सबको डांस सिखाया गया था। उस आश्रम की सभी लड़कियां बार में डांस करती थी और उससे उन्हें जितने भी पैसे मिलते थे वे सब अनाथ आश्रम के मालिक को देने पड़ते थे। लवी को बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला था और अब जब उसकी जिंदगी में कोई उसका खुद का अपना आने वाला था तो उसे भी कोई उससे छीनना चाहता था। लवी को जब पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तभी से उसे जीने की एक वजह मिल गई थी और वो डांसर का काम छोड़कर अनाथ आश्रम से भाग आई थी।
उस दिन लवी के पीछे उसी आश्रम के लोग थे जो उसे वापस आश्रम लेना चाहते थे, पर लवी अब फिर से वहां नहीं जाना चाहती थी क्योंकि आश्रम में किसी भी लड़की के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। उन्हें गंदे तरीके से छुआ जाता था और जब कोई उनका विरोध करता तो उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। लवी के दिमाग में यही सब चल रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल चुका था। लवी और आरवी की शादी हो चुकी थी और अब लवी आरवी के साथ उसी के विला में रहती थी। आरवी अभी तक लंदन में ही था। रिवांशी उस दिन के बाद लक्ष्य से नहीं मिली थी और वो अभी आग्नेय के साथ उसके विला में रह रही थी। माया और लक्ष्य दोनों खुराना मैंशन में रह रहे थे। शालिनी, टिया और वीरेन का बिहेव अर्शी और अभिमान की डेथ के बाद माया और लक्ष्य के लिए एकदम से बदल चुका था। वे सब माया और लक्ष्य के साथ अच्छा बिहेव करते थे। कामिनी और आगत का आना जाना भी खुराना मैंशन में बना रहता था। 1 महीने बाद खुराना मैंशन शाम 6 बजे, इस वक्त खुराना मैंशन फेरी लाइटों से जगमगा रहा था। चारों तरफ बेहद खूबसूरत सजावट की गई थी। आज यहाँ पार्टी थी जो वीरेन राठौर ने रखी थी माया के बर्थडे के लिए। आज माया का बर्थडे था, इसलिए वीरेन, शालिनी, दिया और दीपक चारों सुबह से उसके बर्थडे पार्टी में लगे हुए थे। आज उन चारों के चेहरे की मुस्कुराहट जाए नहीं जा रही थी क्योंकि माया अभिमान के बिजनेस का 50% दिया के नाम करने वाली थी। क्योंकि इस 1 महीने में दिया माया के काफी क्लोज आ चुकी थी और इसी वजह से माया आज रात को केक कटिंग के बाद अभिमान की कंपनी के 50% दिया के नाम करने वाली थी। पार्टी में आगद, कामिनी, आग्नेय, रिवांश और भी बहुत से बड़े बिजनेसमैन, मीडिया सब आने वाले थे। लंदन की जानी मानी फैमिली सबको इनवाइट किया गया था और इन सबको इनवाइट करने के लिए माया ने वीरेन से बोला था। माया का रूम। माया इस वक्त ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद के अक्ष को देख रही थी। माया ने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी जिसमें उसका गोरा बदन हद से ज्यादा आकर्षित लग रहा था। उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर जो आज कईयों का दिल धड़काने वाली थी। उसका ब्लाउज जो स्लीवलेस और पीछे से बैकलेस था जिस वजह से उसकी गोरी पीठ पूरी विजिबल हो रही थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। उसने कानों में बड़े बड़े ब्लैक इयरिंग पहने थे और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में माया बेहद कातिल लग रही थी और आज उसका ये लुक पार्टी में आने वाले कई लोगों का कत्ल करने वाला। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर जो आज कईयों का दिल धड़काने वाली थी। उसका ब्लाउज जो स्लीवलेस और पीछे से बैकलेस था जिस वजह से उसकी गोरी पीठ पूरी विजिबल हो रही थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। उसने कानों में बड़े बड़े ब्लैक इयरिंग पहने थे और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में माया बेहद कातिल लग रही थी और आज उसका ये लुक पार्टी में आने वाले कई लोगों का कत्ल करने वाला था। माया मिरर में खुद को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा कर बोली, एक खेल, एक मौत, उसके बाद सब कुछ शांत। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। इस वक्त उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। माया के हंसने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, लेकिन उसका रूम साउंड प्रूफ था जिस वजह से उसके हंसने की आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। इधर दूसरी तरफ आग्नेय इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। उसने ब्लैक 3-पीस सूट पहना था, जेल से सेट किए बाल, हाथ में डायमंड की एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में ब्रांडेड शूज और हमेशा की तरह चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन उसे किलिंग लुक दे रहे थे। आग्नेय के होंठों पर छाई सार्कास्टिकली स्माइल जो उसके लुक को और ज्यादा डार्क बना रही थी। आग्नेय परफ्यूम की बोतल को टेबल पर रखते हुए खुद से बोला, बहुत कुछ बदल गया लिटिल गर्ल। तुम्हें बर्बाद करने का ख्वाब देखा था पर अब तो तुम्हारे साथ बर्बाद होना चाहता हूँ।
मिलने की सोची थी तुमसे, पर तुम्हारे मॉम डैड की मौत की खबर सुनकर कदम उठे नहीं तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अब जब तुमने खुद इनवाइट किया है तो मिलेंगे भी, और ये जो 1 महीने की तड़प है इसे दूर भी करेंगे। ये बोलते हुए उसके लब मुस्कुरा उठे। इधर दूसरे रूम में रिवांशी इस वक्त अपने पैरों में हाई हिल पहन रही थी। उसने अपनी हिल्स पहनी और वो मिरर के सामने आकर खुद को देखने लगी। वो पहले ही रेडी हो चुकी थी। रिवांशी को पार्टी वगैरह में जाने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला माया लक्ष्य की बहन है तभी से उसका पार्टी में जाने का इंटरेस्ट बन गया था। वो तैयार हो चुकी थी। रिवांशी खुद को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसने ब्लैक कलर का सेक्सी सा गाउन पहना था, जिसका आगे का गला वी शेप में और काफी डीप था। पीछे से बैक लेस था और पैरों से लेकर ऊपर थाई तक एक लॉन कट लगा था, जिस वजह से उसका एक पैर पूरा विजिबल हो रहा था। उसने कानों में ब्लैक ईयरिंग पहने थे और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर हल्के मेकअप के साथ वो कयामत लग रही थी। रिवांशी को खुद को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, देखते हैं कब तक मुझसे बचोगे। अगर आज तुम्हें जेलस फील नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी रिवांशी वालिया नहीं। ये बोलते हुए उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी लड़के की आवाज आई, हेलो। तभी रिवांशी बीच में बोली, मैं रिवांशी बोल रही हूँ, तुम आ रहे हो ना पार्टी में? यू नो दैट मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर वहां ले जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही पार्टी में एंट्री लेनी है। जल्दी से भाई के विला आ जाओ ताकि हम साथ में बाहर जा सके। ये बोलते हुए उसकी नजरें मिरर में खुद को देख रही थी। ओके मैं आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ, दूसरी तरफ वाले शख्स ने कहा। ओके, इतना बोल रिवांशी ने कॉल कट कर दिया और एक नज़र खुद को देख वो सीधा रूम से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ आरवी के विला में आरवी का बेडरूम। आरवी इस वक्त लवी को वॉल से लगाए उसे किस कर रहा था। उसके होंठ लवी की नेक पर चल रहे थे और उसने लवी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ ऊपर वॉल से लगाया हुआ था। लवी अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके होंठ हल्के सूजे हुए थे और बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। तभी आरवी ने एकदम से लवी को घुमाया। अब लवी की पीठ आरवी की तरफ थी और उसका मुंह वॉल की तरफ था। आरवी ने लवी की ड्रेस की जिप को झटके से खोल दिया और उसकी पीठ पर किस करने लगा। लवी अपने नाखूनों से वॉल पर स्केच करते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी लवी अपनी सांसों को कंट्रोल कर धीमी सी आवाज में बोली, आरवी हमें पार्टी में जाना है, प्लीज छोड़िए, मुझे रेडी होना है। ये बोलते हुए उसकी आंखें बार बार मदहोशी से बंद हो रही थी। रिवांश के होंठ जो लवी की पीठ पर चल रहे थे वे उसकी बात सुनकर एकदम से रुक गए। आरवी ने सर उठा लवी की बंद आंखों को देखा और बोला, पार्टी में अभी टाइम है, तब तक एक राउंड हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने लवी को अपनी तरफ घुमाया और एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। लवी ने झट से आरवी के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपनी आंखें बंद कर अपने फेस को उसके सीने में छुपा लिया। इस 1 महीने में आरवी और लवी के बीच फिजिकल रिलेशन काफी बार बन चुके थे। आरवी और लवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बस आरवी की बॉडी नीज थी जिस वजह से वो लगभग लवी के करीब जाता था। लवी को भी प्रेगनेंसी की वजह से फिजिकल रिलेशन की क्रेविंग होती थी, इसलिए उसने भी कभी रिवांश को अपने करीब आने से नहीं रोका। आरवी अब उसका हस्बैंड था और वे दोनों तो पहले ही करीब आ चुके थे, इसलिए लवी को भी आरवी के पास आने से कोई आरवी और लवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बस आरवी की बॉडी नीज थी जिस वजह से वो लगभग लवी के करीब जाता था। लवी को भी प्रेगनेंसी की वजह से फिजिकल रिलेशन की क्रेविंग होती थी, इसलिए उसने भी कभी रिवांश को अपने करीब आने से नहीं रोका। आरवी अब उसका हस्बैंड था और वे दोनों तो पहले ही करीब आ चुके थे, इसलिए लवी को भी आरवी के पास आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिवांश ने लवी को बेड पर लेटाया और अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगा। लवी ने नजरें उठा रिवांश को देखा जो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे ही देख रहा था। रिवांश की नजरों को देख लवी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। लवी की इस हरकत पर आरवी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी शर्ट उतार एक कोने में फेंक दी और फिर वो सीधा लवी के ऊपर आ गया। उसका सारा वेट अपने हाथों पर था।
लवी के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर न पड़े इस बात का उसने पूरा ध्यान रखा हुआ था। रिवांश ने लवी का चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाया और एकदम से उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। लवी ने आरवी के चेहरे की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद किए उसे किस कर रहा था। अगले ही पल लवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी रिवांश का किस में साथ देने लगी। वे दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। उनकी टंग आपस में उलझी हुई थी। रिवांश ने लवी को किस करते हुए उसकी ड्रेस को उतार बेड से नीचे फेंक दिया। अब लवी सिर्फ अपने इनर्स में आरवी के सामने थी। 10 मिनट किस करने के बाद रिवांश ने लवी को छोड़ा क्योंकि अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। रिवांश के छोड़ते ही लवी गहरी गहरी सांसें लेने लगी जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। रिवांश की नजरें सीधा लवी के सीने पर आकर ठहर गई और दूसरे ही पल उसने अपने होंठ वहां रख दिए। उसकी इस हरकत पर लवी की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ बेडशीट पर कसती जा रही थी। वो अपना सर ऊपर किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके पूरे शरीर का रोम रोम सिहर रहा था। कुछ देर बाद रिवांश ने लवी और अपने बचे कुचे कपड़े भी अपने शरीर से अलग कर दिए। लवी ने हल्की सी आंखें खोल रिवांश को देखा जो अब उसके पेट पर किस रहा था। लवी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। रिवांश लवी के पेट पर किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक नज़र लवी के चेहरे को देखा जो अपनी आंखें बंद किए अपने लोअर लिप को बाइट कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लवी पर खुद का इतना असर होते देख रिवांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कुछ पल लवी के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल उसके पैरों के बीच झुकने लगा। कुछ पल बाद लवी की हल्की सी आह निकल गई और उसने अपने पैर मोड़ लिए। लगभग 20 मिनट बाद लवी जोर से चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो खुद की सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रिवांश ने सर उठा लवी को देखा और फिर उसके चेहरे के पास आकर उसका गला पकड़ते हुए उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। लवी भी उसे किस बैक कर रही थी। उनकी वो किस पैशनेट और काफी डर्टी थी। कुछ पल बाद लवी की हल्की सी आह निकल गई। उसने आंखें खोल एक नज़र नीचे की तरफ देखा और फिर वो वापस रिवांश की आंखों में देखने लगी। उन दोनों के होंठों अभी भी जुड़े हुए थे और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ पल बाद पूरे रूम में लवी की सिसकियां गूंज रही थी। उनका ये सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहा और उसके बाद रिवांश लवी के ऊपर से उठकर साइड में लेट गया। रिवांश ने लवी की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी। वो सो चुकी थी। प्रेगनेंसी की वजह से लवी जल्दी थक जाती थी और उसे नींद भी बहुत ज्यादा आती थी। रिवांश ने कुछ पल लवी के चेहरे को देखा और फिर उसने बेड पर से उठकर अपनी पेंट पहनी और लवी को ब्लैंकेट से कवर कर वो वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद रिवांश वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपनी कमर पर वाइट टॉवल लपेटा हुआ था और उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था। रिवांश ने बेड की तरफ देखा जहां लवी एक पिलो को हक किए गहरी नींद में सोई हुई थी। ये तो सो चुकी है और अभी नींद में इसे उठाया तो फिर से इसके मूड स्विंग्स झेलने होंगे। रोने लगेगी तो 1 घंटे से पहले चुप नहीं होगी। इससे अच्छा तो इसे यही रहने देता हूँ। भाई से बाद में मिलवा दूंगा लवी से, रिवांश ने लवी को देखते हुए कहा और फिर वो सीधा क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद रिवांश क्लोजेट से बाहर आया। उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। वो मिरर के सामने खड़ा रेडी होने लगा। कुछ देर बाद उसने एक नज़र बेड पर सो रही लवी को देखा और फिर बेड पर उसके पास आ उसे अपनी एक शर्ट पहना दी। लवी नींद में हल्का सा कसमसा कर वापस सो गई। रिवांश ने लवी को शर्ट पहना, उसे वापस ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर तुरंत रूम से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ खुराना मैंशन अब तक पार्टी शुरू हो चुकी थी। मेहमान आने लगे थे। अगद, कामिनी आ चुके थे और वे दोनों हॉल में खड़े बातें कर रहे थे। अगद कुछ बिजनेसमैन के साथ खड़ा था और कामिनी शालिनी के पास खड़ी उससे बातें कर रही थी। कामिनी ने इस वक्त महंगी साड़ी पहनी थी और कानों में महंगी ईयरिंग पहने हुए थे। गले में बड़ा सा डायमंड का हार पहना हुआ था।
कामिनी ने भी हैवी ज्वेलरी पहनी थी और पिंक कलर की बनारसी साड़ी के साथ उसकी ज्वेलरी की डिजाइन भी उसी तरह की थी। अब तक लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। हल्का म्यूजिक बज रहा था। दिया एक साइड अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। उसने ब्लैक शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनी थी जिसमें वो भी काफी हॉट लग रही थी। आगत की नजरें बार बार दिया पर जा रही थी और ऐसा ही दिया के साथ हो रहा था। बेशक वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी पर उसका सारा ध्यान आगत को देखने में था। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी बाहर सबको बहुत सारी गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही सबकी नजरें मेन एंट्रेंस की तरफ चली गई। बाहर 10 से 12 कार एक साथ आकर रुकी थी। तभी उनमें आगे और पीछे की कार से बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन पकड़े हुए बाहर निकले और 3 बॉडीगार्ड ने जल्दी से आगे आकर 3 कार्स का डोर ओपन किया। तभी उनमें से बीच वाली कार से आग्नेय अपने कोट के बटन बंद करते हुए कार से बाहर आया। उसने ब्लैक शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ाए हुए थे। आग्नेय की आगे वाली कार से रिवांश बाहर आया और आग्नेय की पीछे वाली कार से रिवांशी और उसके साथ एक लड़का बाहर आया। वे चारों एक साथ खड़े सामने खुराना मैंशन को देख रहे थे। इस वक्त उन चारों के फेस पर ही अजीब सी स्माइल छाई हुई थी। तभी आग्नेय सामने मैंशन को देखते हुए धीमी सी आवाज में बोला, आगत मेहरा, आज आमने सामने मुलाकात होगी और जो होगा सामने से होगा। तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार करने का शौक नहीं है मुझे। इतना बोल वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर रिवांश के फेस पर टेडी स्माइल आ गई। उसने आग्नेय की तरफ देखा और सार्कास्टिकली बोला, भाई क्या सोचा है? जो प्लान बनाया है उसे एग्जीक्यूट कर दे। उसका सवाल सुनकर आग्नेय के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, अभी नहीं, पहले पार्टी का मजा लेने दो, उसके बाद तो उसे रोना ही है। हंसाकर मारने का मजा ही कुछ और है। ये बोलते हुए उसने रिवांश की तरफ देखा और फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। भाई अंगद मेहरा वही है ना जिसने 1 साल पहले आपकी कंपनी को बर्बाद किया था? रिवांशी ने आग्नेय की तरफ देखते हुए सवाल किया। रिवांशी का सवाल सुनकर आग्नेय धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोला, यस ये वही है। ये सुनते ही रिवांशी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, तब तो और मजा आएगा। आग्नेय और रिवांश ने तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर वे चारों एक साथ खुराना मैंशन के अंदर चले गए। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। आग्नेय और रिवांश ने तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर वे चारों एक साथ खुराना मैंशन के अंदर चले गए। उन चारों ने एक साथ मेन एंट्रेंस से होते हुए अंदर एंट्री ली। हॉल में मौजूद सब लोग जो बहुत सारी कार रुकने की आवाज सुन मेन एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे और अब सामने खड़े उन 4 लोगों को देखते ही सबकी नजरें एक पल के लिए उन चारों पर ठहर गई। आगद ने भी सर उठा मेन एंट्रेंस की तरफ देखा और उसकी नजरें सीधा आग्नेय की नीली आंखों से जा मिली। अंदर आते ही सबसे पहले आग्नेय की नजरें भी आगद पर ही पड़ी थी, जिसे देखकर आग्नेय के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। आग्नेय को देखते ही अचानक ही आगद का चेहरा गुस्से से कांपने लग गया। उसने अपने हाथों की कस के मुठिया बंद करते हुए दांत पिसकर कहा, आग्नेय वालिया, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने इनवाइट किया है? ये बोलते हुए उसकी नजरें एकदम से दिया की तरफ चली गई, क्योंकि दिया ने ही सबके पास इनविटेशन भेजे थे। दिया की नजरें आग्नेय और रिवांश पर टिकी हुई थी। वो खोई हुई सी उन दोनों को देख रही थी। उसकी नजरें नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो किसी और तरीके से उन दोनों को देख रही थी। दिया को आग्नेय और रिवांश की तरफ देखता देख आगद ने अपने दांत पीस लिए और वो गुस्से से दिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने को होता है, लेकिन तभी अचानक सारी हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई, जिससे आगद के चलते कदम रुक गए और उसने हैरानी से चारों तरफ देखा, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इधर आग्नेय, रिवांश, रिवांशी, दिया और बाकी के सारे मेहमान सामने स्टेयर की देख रहे थे, जहां एक स्पॉटलाइट पड़ रही थी। उस स्पॉटलाइट के पड़ते ही सबकी नजरें स्टेयर की तरफ चली गई थी।
तभी स्टेयर पर से सबको एक खूबसूरती सी लड़की नीचे आती हुई दिखाई दी, जो कि कोई और नहीं माया थी, और उसके पीछे लक्ष्य बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए आ रहा था। माया को देखकर अचानक ही आग्नेय के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो खोया हुआ सा धीमी सी आवाज में बोला, ब्यूटीफुल। उसने ये वर्ड बहुत धीमी सी आवाज में बोला था, लेकिन उसके पास खड़ी रिवांशी को उसका धीमा सा बोलना भी सुन गया था, जिसे सुनते ही रिवांशी ने तुरंत आग्नेय की तरफ देखा, जिसकी नजरें सामने से आ रही माया से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इधर रिवांश हैरानी से माया को देख रहा था। वो वैसे ही हैरानी से माया को देखते हुए खुद में बोला, लवी, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो घर पर है, फिर ये कौन है? क्या यही माया खुराना है? लेकिन इसकी शक्ल तो बिल्कुल लवी जैसी है। ये बोलते हुए वो गौर से माया के चेहरे को देख रहा था, लेकिन तभी रिवांश की नज़र माया की आंखों पर पड़ी। वो गौर से माया की आंखों की देख रहा था। ये लवी नहीं है, क्योंकि लवी की आंखों का रंग ब्लैक है, जबकि इसकी आंखें ग्रीन हेजल है। रिवांश ने माया को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी नजर आ रही थी। लवी का चेहरा हुबहू माया के जैसा था, जिसे देखकर रिवांश का हैरान रहना नॉर्मल था। इधर आगत की नजरें भी माया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। माया के काले सिल्की बाल जो हवा की वजह से बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथ की उंगलियों से कान के पीछे करते हुए समाने देख रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू जो हवा की वजह से बार बार उसकी कमर से हट रहा था, जिससे कई लोगों की नजरें उसकी पतली खूबसूरत कमर पर पड़ रही थी। माया को देखकर आगद का दिल बुलेट ट्रेन से भी तेज धड़क रहा था, और अनजाने में ही आगद ने अपना एक हाथ अपने दिल वाली जगह रख लिया। माया लास्ट स्टेयर उतर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजरें सामने खड़े आग्नेय पर पड़ी, जिसका चेहरा हल्की डिम लाइट में किसी सोने की तरफ धमक रहा था। एक पल के लिए माया की नजरें भी बस आग्नेय पर ठहर गई, और उसी पल में जब माया की नजरें आग्नेय पर ठहरी, उस वक्त आग्नेय का दिल उसके मुंह में आने को हो गया। आज पहली बार था जब किसी को देखकर उसके दिल ने ऐसा रिएक्शन दिया था, वरना उसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का था। आग्नेय ने खोए हुए ही अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। वो माया के समाने आकर रुका और माया की तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। आग्नेय को अपने पास में देखकर माया के कदम रुक गए। उसने एक बार आग्नेय का अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखने लगी। इधर अगद जो माया में खोया हुआ सा उसे देख रहा था। उसकी नजरें जैसे ही माया के सामने खड़े आग्नेय पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया और उसने गुस्से से कांपते हुए अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। माया और आग्नेय एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सारे मेहमान हैरानी और कंफ्यूजन से आग्नेय और माया को देख रहे थे, क्योंकि आग्नेय ने जिस तरह से माया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हुआ था, वो कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही अपनी बंदी के लिए बढ़ाता है, और वे दोनों जिस तरह एक दूसरे में खोए हुए थे, उसे देखकर लग रहा था जैसे दोनों के बीच न जाने कितना गहरा प्यार हो। लक्ष्य माया के पीछे खड़ा गुस्से से आग्नेय को घूर रहा था। इधर रिवांशी की नजरें बस लक्ष्य पर टिकी हुई थी। रिवांशी अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए लक्ष्य को वो अब तक नहीं दिखी थी। माया ने कुछ पल आग्नेय की आंखों में देखा और दूसरे ही पल उसके हाथ में अपना हाथ रखने वाली ही होती है, लेकिन तभी अगद जल्दी से माया के पास आया और माया का आग्नेय की तरफ बड़ा हाथ तुरंत अपने हाथ में लिया। अगद के इस एक्शन से सब एकदम से हैरान रह गए। इधर आग्नेय जो माया की आंखों में देख रहा था, माया के हाथ को किसी और के हाथ में देख उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया। दूसरे ही पल आग्नेय ने सर घुमा अपने बगल में माया का हाथ पकड़े खड़े आगद को देखा, जो मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था। इधर माया का चेहरा भी एकदम से काला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर जो अब तक हल्की सी स्माइल थी, वो आगद को देखकर एकदम से गायब हो गई। आगद मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था और इधर सब हैरानी से आगद को देख रहे थे, लेकिन आगद को कहा किसी के देखने से फर्क पड़ने वाला था जो अभी पड़ता। आगद खुश था। माया के हाथ को अपने हाथ में देखकर उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर आग्नेय की तरफ देखा और उसे देख वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी वो स्माइल आग्नेय का मजाक उड़ा रही थी। आग्नेय ने एक नजर चारों तरफ देखा, सब उन्हें ही देख रहे थे। स्पॉटलाइट के सेंटर में माया खड़ी थी और आग्नेय और आगद स्पॉटलाइट के आगे खड़े थे, जिस वजह से वे सबको अच्छे से नजर आ रहे थे।
आग्नेय ने एक गहरी सांस लेकर आगत की तरफ देखा और दूसरे ही पल उसने माया की कमर में अपना एक हाथ डाल झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। माया जो स्टेयर पर खड़ी हुई थी, अचानक आग्नेय के खींचने से वो एकदम से उस पर झुक गई और उसने तुरंत अपना एक हाथ आग्नेय के कंधे पर रख उसे कस के पकड़ लिया। माया का एक हाथ अभी भी आगत के हाथ में था। वो हैरानी और गुस्से से आग्नेय को देख रहा था, जिसकी नजरें अभी माया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। माया और आग्नेय के फेस इस वक्त बेहद नजदीक थे, इतने कि उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी और माया की गर्म सांसें आग्नेय के चेहरे पर पड़ रही थी। वे दोनों खोए हुए से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन तभी आग्नेय ने हल्का सा सर टेढ़ा कर पीछे खड़े आगत को देखा और उसे देख उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। तभी आग्नेय ने झटके से माया का हाथ आगत के हाथ से खींचकर अपने हाथ में ले लिया और अगले ही पल वो माया को देखकर मुस्कुरा कर बोला, हैप्पी बर्थडे माय जान। ये बोलते हुए उसने हल्के से अपने होंठों से माया के फोरहेड को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर माया की पकड़ उसके कंधे पर कस गई और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। अचानक ही माया के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई जो एकदम से प्योर थी। माया की वो स्माइल देखकर आग्नेय के लब भी हल्के से मुस्कुरा उठे। उसने माया की कमर पर से अपना हाथ हटाया। उसके हाथ हटाते ही माया के पैर फ्लो पर आ गए और वो तुरंत सीधा खड़ी हो गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। इधर आगत गुस्से से लाल पिला हुआ आग्नेय को देख रहा था। उसका मन अभी आग्नेय का खून करने का कर रहा था, पर अफसोस वो ये चाहकर भी नहीं कर सकता था। हॉल में खड़े सब लोगों की नजरें माया और आग्नेय पर टिकी हुई थी। कुछ लोग उन दोनों के साथ में देखकर खुश थे तो कुछ गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। कुछ यंग लड़के लड़कियां उन्हें देखकर जेलस फील कर रहे थे। दिया अपने हाथों की कस के मुठिया बंद किए खड़ी गुस्से और नफरत से माया को देख रही थी। माया को आग्नेय के साथ खड़ा देखना उसके बर्दाश्त के बाहर था। दिया आगत को सबसे बेस्ट समझती थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी आग्नेय को नहीं देखा था, लेकिन अभी आग्नेय को देखकर आगत उसे आग्नेय के नाखून के बराबर भी नहीं लग रहा था। आग्नेय की जो पर्सनैलिटी थी वो उसे आगत से अलग बना रही थी, इनफैक्ट बहुत अलग बना रही थी। आग्नेय का ऑरा, उसकी रिस्पेक्ट, लोगों का उसे देखना का नजरिया, सब कुछ बहुत अलग था जो आगत से कहीं आगे का था। आग्नेय ने नजरें नीचे कर माया को देखा और फिर धीरे से उसके चेहरे पर फूंक मारकर बोला, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है एंड आई एम श्योर वो सरप्राइज तुम्हें पसंद आएगा। मैं किसी को सरप्राइज देता नहीं हूँ और जिसे देता हूँ वो बहुत खास होता है मेरे लिए। सो माय क्यूट लिटिल बेबी, बहुत खास हो तुम मेरे लिए। बाकी की बातें बाद में करेंगे, मतलब अकेले में करेंगे। बहुत कुछ कहना है आज रात तुमसे, लेकिन उससे पहले किसी को सबक भी सिखाना है। ये बोलते हुए उसकी तिरछी नजरें एक पल के आगत पर ठहरी और फिर वो वापस माया की आंखों में देखने लगा। उसकी बात सुनकर माया हल्की सी आगे बढ़ी और उसके कान के पास ठहरकर धीमी सी आवाज में बोली, हम कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है तुम्हें, लेकिन अकेले में। रात 10 बजे मिलते हैं खुराना मैंशन के टेरेस पर। ये बोलते हुए उसने हल्के से आग्नेय के कान पर किस किया और फिर उसके होठ आग्नेय की नेक के मिड पॉइंट पर आकर ठहर गए। माया ने हल्का सा सर टेढ़ा कर आग्नेय को देखा जो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांसें ले रहा था। माया के होंठों की छुअन खुद के शरीर पर महसूस करके ही आग्नेय की सांसें गहरी हो गई थी। आग्नेय का ऐसा रिएक्शन देखकर माया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने हल्का सा अपना सर झुकाया और अपने होंठों से आग्नेय की नेक को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर आग्नेय ने तुरंत उसकी कमर को पकड़ना चाहा, पर वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही माया तुरंत पीछे हट गई। आग्नेय ने तुरंत अपनी आंखें खोल माया को देखा जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी अचानक आग्नेय की नजरें अपनी नेक पर आकर ठहर गई जहां माया के होंठों का लिपस्टिक का निशान बना हुआ था, जिसे देखते हुए अचानक ही आग्नेय के होंठों पर सिडक्टिव स्माइल आ गई। माया ने कुछ पल आग्नेय को देखा और फिर वो मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चली गई। अब तक सारी लाइट ऑन हो चुकी थी, सबकी नजरें बस माया पर टिकी हुई थी। इधर आगत ने कुछ पल गुस्से से आग्नेय को देखा, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा आगे बढ़ आग्नेय के करीब आया और उसे देखते हुए सार्कास्टिकली बोला, आग्नेय वालिया मानना पड़ेगा, बहुत जल्द लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हो, कोई ट्रिक है तो मुझे भी बता दो वो क्या है ना, मुझे भी किसी को अपने बेड तक लेकर आना है। ये बोलते हुए उसने सर घुमा माया की तरफ देखा और माया को देखते हुए उसके फेस पर गंदी सी स्माइल आ गई। इधर उसकी बात सुनकर और उसकी नजरों को देखकर आग्नेय का चेहरा एकदम से डार्क हो गया।
उसने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां कस के बंद कर ली। आग्नेय ने चारों तरफ देखा, कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे। लोगों के वहां होने की वजह से आग्नेय ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था वहां, क्योंकि लोगों के सामने उसकी एक रिस्पेक्ट थी और वो किसी भी एरे गहरे के लिए अपनी उस रिस्पेक्ट को कम नहीं होने देने वाला था। आग्नेय को इस वक्त अगद पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसने अगद की तरफ देखा और गुस्से से दांत पिसकर बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगी तुम्हें कि मैं कौन सी ट्रिक यूज करता हूं, पर अफसोस उस ट्रिक को आजमाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ अगद की कॉलर पर रखे और हल्के से उसकी कॉलर को झाड़ते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। आग्नेय ने कुछ पल अगद को देखा और अगले ही पल उसने अगद के कॉलर को छोड़ दिया और वो गुस्से में कहीं जा रहा था कि तभी वो एकदम से माया से टकरा गया। सामने खड़ी माया के कदम हल्के लड़खड़ा गए, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल सामने खड़े आग्नेय को देखा, जो खुद उसे ही देख रही थी। आग्नेय का चेहरा अभी भी गुस्से से कांप रहा था। आग्नेय के फेस एक्सप्रेशन देखकर माया धीमी सी आवाज में बोली, ये तुम्हारे एक्सप्रेशन। वो अभी बोल ही नहीं थी कि तभी आग्नेय ने उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लिया और ठीक उसी वक्त लाइट ऑफ हो गई। आसपास कई सारे कपल्स थे जो हल्का हल्का डांस कर रहे थे। माया के दोनों हाथ आग्नेय के कंधों पर आ गए और उसने तुरंत सर उठा आग्नेय को देखते हुए कहा, मिस्टर व्हाटएवर क्या कर रहे हो? उसका सवाल सुनकर आग्नेय एकदम से मुस्कुरा कर बोला, डांस माय लिटिल बेबी। ये सुनते ही माया उसे घूरते हुए बोली, व्हाट द हेल, तुमने फिर से मुझे लिटिल बेबी बोला? तभी आग्नेय बीच में बोला, तुमने भी तो कौन सा मुझे मेरे नाम से बुलाया है, मतलब तुम्हारा अच्छा है सामने वाले को जो चाहे बुलाओ, लेकिन जब सामने वाला तुम्हें कुछ निक नेम देता है तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है। बोलकर अगले ही पल उसने माया को झटके से घुमाया। माया की पीठ आग्नेय के सीने से लग गई। मत आजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना ले, हूँ बेकरार, तुझको ही चाहा, दिल है ये करता आ, बेतहाशा तुझसे ही प्यार। गाना शुरू हो चुका था और गाने की लाइन सुनते ही माया ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वो इंडियन सॉन्ग था। वही आग्नेय ने उसके दोनों कंधों से होते हुए अपनी फिंगर टिप्स से सीधे उसके हाथ को हल्का हल्का छूना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आग्नेय के दोनों हाथ नीचे माया की कलाइयों तक पहुंच चुके थे। उसने माया के हाथों को पूरी तरीके से अपने हाथों में भर लिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविंट करते हुए उसने झटके से माया को वापस अपनी तरफ घुमाया। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। माया के नजरें एकदम से आग्नेय की नजरों से जा मिली। इस वक्त आग्नेय ने माया के दोनों हाथ अपने गले पर रखे हुए थे। उसने हल्का सा सर झुकाया और माया के हाथ पर अपनी नोज रब करते हुए वो उसके कंधे तक आ पहुंचा। माया ने हल्की सी अपनी आंखें बंद कर ली और वो धीमी सी आवाज में बोली, आग्नेय। इधर आग्नेय जो माया के कंधे पर झुका हुआ था, माया के मुंह से अपना नाम सुनकर उसने तुरंत अपना सर उठा उसकी तरफ देखा, जो अब अपनी आंखें खोल उसे ही देख रही थी। माया के मुंह से खुद का नाम सुनकर आग्नेय के दिल में एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा फील होने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन वो फीलिंग बेहद खूबसूरत थी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। आग्नेय के फेस एक्सप्रेशन देखकर माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। इधर आग्नेय जिसकी नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी, माया की वो स्माइल देख उसकी आंखें छोटी हो गई और अगले ही पल उसने माया के बालों को पीछे किया और उसके कंधे पर हल्के से किस करके उसने माया को अपने बेहद करीब खींच लिया। आग्नेय के होंठों ने जैसे ही माया की नेक को छुआ, अचानक ही माया का दिल जोरों से धक धक करने लगा और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। आग्नेय का टच करना उसे बुरा नहीं लगता था और नहीं लग रहा था, लेकिन वो जिस तरह उसे टच कर रहा था उससे माया का रोम रोम सिहर रहा था। आग्नेय की छुअन से माया को बहुत अजीब फील होता था, जो पहले शायद किसी के छूने से फील नहीं हुआ। इनफैक्ट माया ने कभी किसी लड़के को इतने करीब आने का मौका ही नहीं दिया। आग्नेय पहला लड़का था जिसमें उसे टच किया था, उसे किस किया था। हम जार जार रोते हैं, खुद से खफा भी होते हैं, हम ये पहले क्यों ना समझे, तुम फक्त मेरे। ना चाहते हुए भी माया ने हल्का सा अपना सर टेढ़ा कर लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आग्नेय अभी भी माया की नेक पर हल्के हल्के सी किस कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद आग्नेय हल्का सा पीछे हटा और उसने माया के चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल उसने बिना कुछ बोले माया को एक बार फिर से घुमाया। इस बार उसने माया का हाथ अपने सीने पर रख दिया था।
आग्नेय का दिल भी जोरों से धड़क रहा था, जिससे माया भी उसके दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। दिल का करार खोते हैं, कहाँ चैन से भी सोते हैं, हमने दिल में क्यों बिछाए शक ये गहरे। माया ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर आग्नेय को देखा और धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम। आग्नेय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डांस। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया और अगले ही पल उसने माया के पेट पर अपना हाथ रख उसकी नेवल को अपनी उंगलियों से छूते हुए कुछ पैटर्न बनाने लगा। स्टेज पर हल्की डिम लाइट में थी, जिस वजह से किसी को भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी माया ने आग्नेय का हाथ पकड़कर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, इसे डांस नहीं, इसे कुछ और कहते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। ये बोलते हुए उसकी सांसें हद से ज्यादा गहरी हो रखी थी। आग्नेय उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, मजबूर मत करो लिटिल बेबी, अगर मैं बताने आऊंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ माया की लोअर बैक पर रखा और फिर उसकी फिंगर टिप्स धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने उसे हल्का सा लिफ्ट किया और माया के एक घुटने के नीचे अपना हाथ रखकर उसका एक पैर थोड़ा सा और ऊपर उठाया और वो उसे लेकर वैसे ही घूमने लगा। माया ने कसकर आग्नेय की कॉलर को पकड़ा हुआ था और वो सर झुकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उन दोनों का आई कांटेक्ट टूटने को तैयार नहीं था। तेरे ही ख्वाब देखना, तेरी ही राह ताकना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर वफा। आग्नेय ने धीरे से माया को नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखते ही माया के पैर हल्के से लड़खड़ा गए, पर आग्नेय की पकड़ उसके कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो गिर नहीं पाए। आग्नेय ने अपना सर हल्का सा और झुका लिया, जिस वजह से उनकी नाक आपस में टच हो रही थी और उनकी सांसें आपस में मिल रही थी। उनका आई कांटेक्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। तेरी ही बात सोचना, तेरी ही याद ओढ़ना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। आग्नेय हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे उसने अपने कदम पीछे ले लिए। माया अभी भी वहीं पर खड़ी थी। माया का एक हाथ आग्नेय के हाथ में था। आग्नेय उसकी आंखों में देखते हुए आगे के लिरिक्स गुनगुनाया, तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना। आग्नेय ने झटके से माया को अपनी तरफ खींच लिया। माया का वो हाथ जो आग्नेय ने पकड़ा हुआ था, उस हाथ को माया की लोअर बैक से लगाया और अब उन दोनों के सीना आपस में टकरा रहे थे। आग्नेय ने माया के सर से अपना सर जोड़ा और बस वो उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर से आगे के लिरिक्स गुनगुनाया, मुझसे फिर ना रूठना, कभी कहीं ना छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। माया अभी भी आग्नेय की आंखों में देख रही थी। आग्नेय जो कर रहा था वो उसे करने दे रही थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। आग्नेय ने माया का हाथ छोड़ा और उसने अपने दोनों हाथों से उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। गाना खत्म हो चुका था। माया और आग्नेय अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आग्नेय अचानक से मुस्कुरा कर बोला, आई लाइक इट। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। माया हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आग्नेय ने उसे ज्यादा देर किस नहीं की, वो बस 1 मिनट की किस करके उससे दूर हो गया और उसने सीधे एक तरफ देखा, जहां आगद स्टेज से नीचे खड़ा गुस्से से उसे ही देख रहा था। आगद ने अपने हाथों की कस के मुठियां बंद की हुई थी और उसकी नजरें बस आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय का माया के करीब जाना, उसे टच करना आगद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, पर आगद अभी आग्नेय की जगह खुद को चाहता था। क्या आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। इन तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। माया हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आग्नेय ने उसे ज्यादा देर किस नहीं की, वो बस 1 मिनट की किस करके उससे दूर हो गया और उसने सीधे एक तरफ देखा, जहां आगद स्टेज से नीचे खड़ा गुस्से से उसे ही देख रहा था। आगद ने अपने हाथों की कस के मुठियां बंद की हुई थी और उसकी नजरें बस आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय का माया के करीब जाना, उसे टच करना आगद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, पर आगद अभी आग्नेय की जगह खुद को चाहता था। आगद का चेहरा देखकर आग्नेय के फेस पर टैडी स्माइल आ गई।
उसने आगत को इग्नोर किया और फिर माया की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ मैं आता हूँ। बोलकर वो बिना माया का जवाब सुने सीधे एक तरफ चला गया। माया वही खड़ी बस उसे जाते देखती रह गई। अगर जाना है तो मुझे क्यों बोलकर गया है? इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हो मिस्टर आग्नेय वालिया तुम मेरे लिए। माया ने आग्नेय जिस तरफ गया था उस तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में खुद से कहा और फिर वो भी सीधा स्टेज से नीचे उतर एक तरफ चली गई। इधर रिवांशी की नजरें बस लक्ष्य को देख रही थी, जिसने अभी तक उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा था। रिवांशी ने एक नजर अपने पास खड़े लड़के को देखा और अगले ही पल उसका हाथ अपने हाथ में थमाते हुए बोली, एक डांस तो हमारा भी बनता है मिस्टर जावेद सोलंकी। ये बोलते हुए वो जावेद को देख रही थी। उसकी बात सुनकर जावेद ने तुरंत उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डांस क्या? मैं तो तुम्हारा हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, बस तुम एक बार मेरे साथ आ जाओ। मतलब अगर लक्ष्य तुम्हें पसंद नहीं करता है तो एक चांस मुझे दे सकती हो। ये बंदा हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। ये बोलते हुए वो रिवांशी की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब से इमोशन आकर गुजर गए जिन्हें रिवांशी नहीं समझ पाई थी। रिवांशी धीमी सी आवाज में बोली, क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मेरा वेट क्यों करेंगे जबकि तुम्हारी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जिस लड़की के साथ एंगेजमेंट की है तुम उसे धोखा दे रहे हो? तभी जावेद बीच में बोला, जस्ट शट अप रिवांशी। कितने सालों से जानती हो तुम मुझे, फिर भी आज तक मुझे नहीं समझ पाए। लड़कियों की इज्जत करना आता है मुझे और उनके दिल इमोशन के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है मुझे। मेरे दिल में चाहे जो हो, पर जो बंदी मेरे साथ शादी करेगी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा एंड आई विल ट्राई कि मेरी वजह से वो कभी हर्ट ना हो। अब चलो, वरना कहीं तुम्हारा डांस देखने के लिए तुम्हारा बंदा यहाँ हो ही ना, मतलब वो कहीं और चला जाए। इससे पहले चलो डांस करने। ये बोलते हुए वो रिवांशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ स्टेज पर ले गया। रिवांशी जावेद के साथ चलते हुए बस उसे ही देख रही थी। तभी अचानक जावेद ने उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे रिवांशी अपने होश में आई और उसने तुरंत चारों तरफ देखा। स्टेज पर उसके और जावेद के अलावा कोई नहीं था और इतनी देर जो डिम लाइट स्टेज पर थी वो बंद हो गई और अब एक स्पॉटलाइट उस पर और जावेद पर पड़ रही थी, जिससे नीचे खड़े लोगों का वे दोनों कुछ देर के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले थे। इधर लक्ष्य जो अपने कुछ फ्रेंड के साथ खड़ा बातें कर रहा था, तभी उसके सारे फ्रेंड्स ने उसकी बातों का रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। लक्ष्य ने सर उठा अपने सारे फ्रेंड्स को देखा जो एक टक स्टेज पर खड़े जावेद और रिवांशी को देख रहे थे। सबको एक तरफ देखता देख लक्ष्य ने भी उनकी नजरों का पीछा कर स्टेज की तरफ देखा और सामने खड़ी रिवांशी को देखते ही उसकी नजरें उसी पर ठहर गई। रिवांशी की नजरें भी एकदम से लक्ष्य की नजरों से जा मिली। दोनों की नजरें आपस में मिलते ही दोनों का दिल एक बार तेजी से धड़क उठा। रिवांशी के दिल में पहले से ही लक्ष्य के लिए फीलिंग थी, लेकिन अभी लक्ष्य के दिल में भी रिवांशी को देखकर प्यार की घंटियां बजने लग गई थी। तभी रिवांशी एकदम से जावेद की तरफ पलटी और उसका हाथ अपनी कमर पर रख वो उसके बेहद करीब खड़ी हो गई। तभी सॉन्ग शुरू हुआ। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। गुनगुनाते हुए रिवांशी अपनी उंगलियों को जावेद के गाल पर फेरते हुए उसके कंधे से होते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। जावेद का एक हाथ रिवांशी की कमर पर था और दूसरा रिवांशी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है, नहीं दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ये बोलते हुए रिवांशी हल्की सी जावेद से दूर हुई और उसके पीछे जाकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखकर अपना दूसरा हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठा अपनी आंखें बंद कर ली। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ये गुनगुनाते हुए जावेद रिवांशी की तरफ पलटा और उसे एकदम से कमर से पकड़ लिफ्ट किया। रिवांशी की पीठ जावेद के सीने से आ लगी। जावेद ने अपने दोनों हाथ रिवांशी की पेट पर रखते हुए वो सामने की तरफ पलटा और फिर फुट स्टेप मिलाते हुए वे दोनों आगे का डांस करने लगे। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। जावेद ने रिवांशी के बालों को उसके कंधे से साइड किया और अगले ही पल वो उसके कंधे पर झुकने लगा। उसकी गर्म सांसें रिवांशी को अपनी नेक पर साफ महसूस हो रही थी। रिवांशी ने कस के अपनी मुठियां बंद कर ली। जावेद सिर्फ रिवांशी की नेक पर झुका हुआ था, उसके होंठ रिवांशी की नेक को टच नहीं कर रहे थे, पर नीचे खड़े लोगों को देखने में लग रहा था जैसे जावेद रिवांशी को किस कर रहा है। उन दोनों का डांस रोमांटिक कपल की तरह था।
जिसे देखकर नीचे खड़े लोग उन दोनों के नाम की जोर से हूटिंग करने लगे थे। इधर लक्ष्य अपनी लाल आंखों से जावेद को देख रहा था। उसकी नजरें जावेद पर ऐसी थी जैसे जावेद उसका शिकार हो। लक्ष्य की नजरें बार बार जावेद के हाथों पर जा रही थी जो इस वक्त रिवांशी के पेट पर थे। लक्ष्य ने गुस्से से अपनी नेक को हल्का सा लेफ्ट राइट साइड घुमाया और अगले ही पल उसने अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। चैप्टर 50 माया का मौत का खेल। इधर लक्ष्य अपनी लाल आंखों से जावेद को देख रहा था। उसकी नजरें जावेद पर ऐसी थी जैसे जावेद उसका शिकार हो। लक्ष्य की नजरें बार बार जावेद के हाथों पर जा रही थी जो इस वक्त रिवांशी के पेट पर थे। लक्ष्य ने गुस्से से अपनी नेक को हल्का सा लेफ्ट राइट साइड घुमाया और अगले ही पल उसने अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। लक्ष्य को अपनी तरफ आता देख रिवांशी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। जावेद की नजरें भी हल्की सी उठी हुई थी और वो लक्ष्य को अपनी तरफ आता देख रहा था। स्टेज से नीचे खड़े सारे लोग लक्ष्य को गुस्से से स्टेज की तरफ बढ़ता देख रहे थे। रिवांश जो एक तरफ बैठा अपनी ड्रिंक के शिप लेते हुए रिवांशी को देख रहा था। लक्ष्य को रिवांशी की तरफ जाता देख उसके फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले लेकिन फिर उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। इधर लक्ष्य तेज कदमों से स्टेज पर आया और उसने एकदम से रिवांशी का हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींच लिया। रिवांशी का सर उसके सीने से आ लगा और उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। लक्ष्य अपनी लाल आंखों से जावेद को घूर रहा था। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, यूं तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की। अगली बार अगर रिवांशी के आसपास भी भटके ना तो तुम्हारी जान लेने से पहले मेरे हाथ एक बार भी नहीं कांपेंगे। ये बोलते हुए वो गुस्से से उसे देख रहा था। इधर रिवांशी जो लक्ष्य के सीने से लगी खड़ी थी, उसके मुंह से खुद के लिए गर्लफ्रेंड सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने झट से सर उठा लक्ष्य को देखा जो गुस्से में पागल हुए जावेद को घूर रहा था। लक्ष्य की बात सुनकर जावेद के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसे मुस्कुराते देख लक्ष्य की भौं ऊपर की तरफ उठ गई। वो अपनी भौं ऊपर चढ़ाते हुए गुस्से से दांत पिसकर बोला, क्या मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया है जो तुम मुस्कुरा रहे हो या फिर कोई कॉलगेट का एडवर्टाइजमेंट का शूटिंग सीन चल रहा है जो अपनी बत्ती सी चमका रहे हो। ये सुनते ही जावेद की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो सीरियस होकर बोला, नहीं एड तो नहीं चल रहा है पर तुम्हें देखकर हंसी आ गई। परवाह है पर दिखाना नहीं। किसी और के करीब देखा नहीं जाता है लेकिन अपने करीब रहने नहीं देना है। फर्क पड़ता है पर जताना नहीं है। हुक्म चलाना चाहते हो पर हक नहीं देना है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और एक नजर रिवांशी को देख वो स्टेज से नीचे उतर दूसरी तरफ चला गया। इधर लक्ष्य बस उसे जाते देखता रह गया। रिवांशी अभी भी वैसे ही खड़ी लक्ष्य को देख रही थी। इधर रिवांश गुस्से से लक्ष्य को घूर रहा था जो उसी के सामने उसी की बहन को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। तभी रिवांश ने गुस्से से अपना वाइन का ग्लास सामने टेबल पर रखा और खड़ा हो अपने कदम लक्ष्य की तरफ बढ़ा दिए। अभी वो 2 कदम ही चला था तभी उसके सामने माया आकर खड़ी हो गई। रिवांश के चलते कदम रुक गए। उसने माया की तरफ देखा और दूसरे ही पल उसकी भौं ऊपर की तरफ उठ गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरे रास्ते में तुम क्या कर रही हो, हटो सामने से। तभी माया बीच में बोली, तुम जिसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो वो भाई है मेरा। उसके रास्ते से अपने कदम पीछे ले लो, मैं अपने आप साइड हट जाऊंगी। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा लक्ष्य की तरफ देखा जो अब वहां नहीं था। स्टेज पर नहीं लक्ष्य था और नहीं रिवांशी। रिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारे भाई के मैटर में घुसने का कोई शौक नहीं है मुझे लेकिन तुम्हारा भाई मेरी बहन के क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मेरी बहन के पास आएगा तो उससे मतलब होगा मुझे। उसके रास्ते में आऊंगा मैं और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। माया सार्कास्टिकली बोली, तुम्हारा भाई मुझे पसंद करता है। अगर तुमने मेरे भाई के रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई को मैं रिजेक्ट कर दूंगी और उसके बाद तुम्हारे भाई की जो हालत होगी वो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। कहीं बेचारा बिजनेसमैन से देवदास ना बन बैठे। ये बोलते हुए उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसकी बात सुनकर रिवांश एकदम से हैरान रह गया। वो हैरानी से बोला, व्हाट, आग्नेय भाई तुम्हें पसंद करते हैं? लक्ष्य खुराना की बहन को जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बोलते हुए वो हैरानी से माया को देख रहा था। रिवांश का हैरानी भरा चेहरा देखकर माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोली, तुम इतने बेवकूफ दिखते तो नहीं हो जितने असल में हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता अगर किसी इंसान को दूसरे इंसान से अट्रैक्शन होता है, उसके लिए फीलिंग्स आती है तो वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला कौन है।
उसका किसके साथ क्या रिलेशन है? ये सब सोचने का काम दिमाग का होता है न कि दिल का, इसलिए दिल के आगे किसी की नहीं चलती है, नहीं दिमाग की और नहीं खुद इंसान की। ये बोलते हुए वो हल्की सी रिवांश के करीब हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर चाहते हो तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत नहीं हो तो मेरे भाई और अपनी बहन के बीच आने की सोचना भी मत, वरना अंजाम क्या हो सकता है ये तुम खुद सोच सकते हो, इतना दिमाग तो है ही, बोलकर माया तिरछा मुस्कुरा दी। अगले ही पल माया पीछे की तरफ पलटी और वो वहां से दूसरी तरफ चली गई। रिवांश अपनी जगह खड़ा गुस्से से माया को जाते देखता रह गया। वो अपने हाथों की मुठिया कस के बंद करते हुए बोला, माया खुराना, तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों को बस लोगों के इमोशन के साथ खेलना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है तुम्हें, बोलकर वो गुस्से से बाहर चला गया। इधर माया दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने वीरेन और शालिनी आकर खड़े हो गए, जिससे माया के चलते कदम रुक गए और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को देखने लगी। वीरेन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे माया बेटा, चलो केक कटिंग का टाइम हो गया है, सारे मेहमान तुम्हारे केक कट करने का वेट कर रहे हैं। ये बोलते हुए वे दोनों माया को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी स्माइल के पीछे की छुपी वजह को माया अच्छे से जानती थी। माया केक कटिंग के बाद अभिमान की कंपनी के 50% शेयर दिया के नाम करने वाली थी, जिसके लिए वीरेन और शालिनी उसके केक कट करने के लिए उतावले हो रहे थे। माया ने कुछ पल वीरेन और शालिनी को देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, यस श्यो बड़े मॉम डैड, केक कट करना ही है, लेकिन आपको और बाकी के मेहमानों को केक कटिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। ये बोलते हुए उसने हल्की सी नजरें उठा सेकंड फ्लोर पर बने वॉशरूम की तरफ देखा, जहां दिया वॉशरूम की तरफ जा रही थी, और फिर वो वापस वीरेन और शालिनी को देखने लगी। माया की बात सुनकर उन दोनों चेहरा एकदम से उतर गया। शालिनी पैनिक करते हुए बोली, क्यों बेटा, वेट क्यों करना है, केक कटिंग का टाइम हो गया है। तभी माया बीच में बोला, वो एक्चुअली छोटी मॉम, मुझे वॉशरूम जाना है, उसके लिए आपको 5 मिनट का वेट करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। उसकी बात सुनकर वीरेन और शालिनी दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए, पर दूसरे ही पल उनके चेहरे किसी गुलाब की तरह खिल गए। उन दोनों को लगा था कि माया कहीं बाहर जा रही है, पर माया तो बाहर नहीं, बस वॉशरूम जा रही है। इसका एहसास होते ही उनके फेस पर स्माइल आ गई। अब उनके लिए 5 मिनट भी बहुत भारी होने वाले थे। शालिनी नकली का मुस्कुराते हुए बोली, ही माया बेटा, जल्दी जाओ और जल्दी से आ जाओ, वरना लेट हो जाएगा। ये सुनते ही माया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए। माया को लिफ्ट की तरफ जाता देख वीरेन और शालिनी ने एक राहत की सांस ली। उन दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर दोनों ही गंदी सी स्माइल करने लगे। इधर माया लिफ्ट के पास खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी। उनकी वो मुस्कुराहट देख माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तो मातम मनाना ही है। यहाँ कंपनी के शेयर नाम होने की खुशी नहीं, बल्कि किसी की मौत का मातम मनेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अलग सी ही नफरत उभर आई थी। माया ने अपने हाथ की मुट्ठी खोल अपनी हथेली की तरफ देखा, जिसमें एक छोटी सी सुई थी। माया मुस्कुराते हुए बोली, बस एक नीडल और उसके बाद सारा खेल खत्म। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा सेकंड फ्लोर पर बने वॉशरूम के बंद डोर को देखा और फिर वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। रिवांश अपनी जगह खड़ा गुस्से से माया को जाते देखता रह गया। वो अपने हाथों की मुठिया कस के बंद करते हुए बोला, माया खुराना, तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों को बस लोगों के इमोशन के साथ खेलना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है तुम्हें, बोलकर वो गुस्से से बाहर चला गया। इधर माया दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने वीरेन और शालिनी आकर खड़े हो गए, जिससे माया के चलते कदम रुक गए और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को देखने लगी। वीरेन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे माया बेटा, चलो केक कटिंग का टाइम हो गया है, सारे मेहमान तुम्हारे केक कट करने का वेट कर रहे हैं। ये बोलते हुए वे दोनों माया को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी स्माइल के पीछे की छुपी वजह को माया अच्छे से जानती थी। माया केक कटिंग के बाद अभिमान की कंपनी के 50% शेयर दिया के नाम करने वाली थी, जिसके लिए वीरेन और शालिनी उसके केक कट करने के लिए उतावले हो रहे थे।
माया ने कुछ पल वीरेन और शालिनी को देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, शिव छोटे मॉम डैड, केक कट करना ही है, लेकिन आपको और बाकी के मेहमानों को केक कटिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। ये बोलते हुए उसने एक नज़र सेकंड फ्लोर पर वॉशरूम की तरफ जा रही दिया को देखा और फिर वापस वीरेन और शालिनी को देखने लगी। माया की बात सुनकर उन दोनों का चेहरा एकदम से उतर गया। शालिनी पैनिक करते हुए बोली, क्यों बेटा, वेट क्यों करना है, केक कटिंग का टाइम हो गया है। तभी माया बीच में बोला, वो एक्चुअली छोटी मॉम, मुझे वॉशरूम जाना है, उसके लिए आपको 5 मिनट का वेट करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। उसकी बात सुनकर वीरेन और शालिनी दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए, पर दूसरे ही पल उनके चेहरे किसी गुलाब की तरह खिल गए। उन दोनों को लगा था कि माया कहीं बाहर जा रही है, पर माया तो बाहर नहीं, बस वॉशरूम का रही है। इसका एहसास होते ही उनके फेस पर स्माइल आ गई। अब उनके लिए 5 मिनट भी बहुत भारी होने वाले थे। शालिनी नकली का मुस्कुराते हुए बोली, ही माया बेटा, जल्दी जाओ और जल्दी से आ जाओ वरना लेट हो जाएगा। ये सुनते ही माया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए। माया को लिफ्ट की तरफ जाता देख वीरेन और शालिनी ने एक राहत की सांस ली। उन दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर दोनों ही गंदी सी स्माइल करने लगे। इधर माया लिफ्ट के पास खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी। उनकी वो मुस्कुराहट देख माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तो मातम मनाना ही है। यहाँ शेर नाम होने की खुशी नहीं बल्कि किसी की मौत का मातम मनेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अलग सी ही नफरत उभर आई थी। माया ने अपने हाथ की मुट्ठी खोल अपनी हथेली की तरफ देखा जिसमें एक छोटी सी सुई थी। माया मुस्कुराते हुए बोली, बस एक इंजेक्शन और उसके बाद सारा खेल खत्म। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा सेकंड फ्लोर पर बने वॉशरूम के बंद डोर को देखा और फिर वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर आकर रुकी। माया लिफ्ट से बाहर आई और उसने सीधे अपने कदम सामने वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। नीचे सब पार्टी को एंजॉय करने में बिजी थे, इसलिए किसी ने माया पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक शख्स जिसकी नजरें पूरी पार्टी में सिर्फ माया पर टिकी हुई थी, माया को वॉशरूम में जाते देख वो तिरछा मुस्कुरा दिया। आग्नेय तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो मेरी शेरनी अपना शिकार करने गई है, वेल अच्छा है, आगद मेहरा चारों तरफ से बर्बाद होगा। ये बोलते हुए आग्नेय ने अपना ड्रिंक का ग्लास चेयर पर रखा और फिर एक नजर अगद को देखकर उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। आग्नेय पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। कुछ देर बाद आग्नेय की कार एक जगह आकर रुकी। आग्नेय ने विंडो से बाहर सामने खड़ी बड़ी सी बिल्डिंग को देखा जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। वो बिल्डिंग 60th फ्लोर थी जिसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लाइटिंग अक्षरों में मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था, जो रात के अंधेरे में भी तारों की तरह चमक रहा था। आग्नेय की नजरें मेहरा नाम पर टिकी हुई थी। वो कार से बाहर आया और कार के बोनट पर बैठकर चुपचाप उस बिल्डिंग को देखने लगा। तभी अचानक उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए काउंट करते हुए बोला, 1 2 3। उसके इतना बोलते ही एक जोर का धमाका हुआ और कुछ देर पहले दिखने वाली वो खूबसूरत सी बिल्डिंग आग की लपटों में घिरकर आग में जलने लगी। आग्नेय की आंखें उस जलती हुई बिल्डिंग को देख रही थी। तभी अचानक से वो बोला, आगद मेहरा, 1 साल पहले तुमने मेरा छोटा सा नुकसान किया था, लेकिन अब मैंने जो किया है उसके बाद तो तुम सड़क पर आ जाओगे। कहा था ना कि आग्नेय वालिया अपना बदला नहीं भूलता है, उसे सूद समेत वापस लौटता हूँ। बोलकर अचानक ही आग्नेय जोर से हंसने लगा। सामने आगद की सारी कमाई, उसका बिजनेस, सालों की मेहनत, सब कुछ जल रहा था और इन सबसे अनजान आगद पार्टी में ड्रिंक एंजॉय करते हुए माया के बारे में सोच रहा था कि अब फिर से उसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए, कैसे उसका घमंड तोड़ा जाए, उसे अपने सामने पहले की तरह कैसे झुकाए। यही सब सोचते हुए वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। इधर माया ने झटके से वॉशरूम का डोर ओपन किया और उसकी नजरें सीधे सामने मिरर के सामने खड़ी दिया पर पड़ी जो अपना टचअप कर रही थी। वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनकर दिया ने सर उठा मिरर में अपने पीछे खड़ी माया को देखा जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। माया को देखते ही एक पल के दिया चौंक गई, पर दूसरे ही पल वो माया की तरफ पलटते हुए बोली, माया तुम यहाँ? तभी माया बीच में बोली, क्यों लेडीज वॉशरूम के अंदर मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? ये सुनते ही दिया झट से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए बोली, तो क्या कहना चाहती थी तुम? खेल ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मॉम को किसने मारा था। गलत जवाब मत देना क्योंकि सही आंसर मुझे पता है। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये बोलते हुए माया की आंखें लाल हो चुकी थी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। गलत जवाब मत देना क्योंकि सही आंसर मुझे पता है। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये बोलते हुए माया की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका सवाल सुनकर दिया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी सी यादें चलने लगी। फ्लैशबैक 1 महीने पहले माया का अपार्टमेंट। आरशी इस वक्त किचन में माया के लिए कुछ बना रही थी और अभिमान सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक बाहर डोर बेल की आवाज उनके कानों में पड़ी, जिसे सुनते ही अभिमान जी ने सर उठा डोर की तरफ देखा और फिर खड़े होकर डोर ओपन करने के लिए चले गए। आरशी ने किचन में से बाहर की तरफ झांकते हुए अभिमान की तरफ देखकर कहा, कौन है अभिमान जी? माया आ गई है क्या? अभी मैंने उसकी पसंद का गाजर का हलवा भी नहीं बनाया है और वो आ भी गई। मुझे लगा था मैं उसे सरप्राइज दूंगी, लेकिन वो तो शायद पहले ही आ गई है। ये सुनते ही अभिमान जी ने सर घुमा आरशी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कोई नहीं आरशी जी, फिर कभी सरप्राइज दे देना। ये बोलते हुए उन्होंने डोर ओपन कर सामने देखा और सामने खड़े लोगों को देखते ही उनकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वे हैरानी से सामने खड़े वीरेन, कामिनी, दिया, नीलिमा और आगत को देख रहे थे, जो एक साथ डोर पर खड़े उन्हें ही देख रहे थे। अभिमान जी हैरानी से बोले, भाई साहब, भाभी, आप सब यहाँ? तभी नीलिमा बीच में बोली, क्यों हम यहाँ नहीं आ सकते हैं? अब तुम लोगों से मिलने के लिए हमें भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये सुनते ही अभिमान जी तुरंत बोले, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी आपका ही घर है और आपको हमसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आइए, अंदर आइए। ये बोलते हुए वो डोर के सामने से हट गए। आरशी, जिसकी नजरें डोर की तरफ देख रही थी, उसे वीरेन, नीलिमा सब नहीं दिख रहे थे। कौन है अभिमान जी? आप इतनी देर से यही खड़े हैं? आरशी अपने हाथ वॉशिंग में धोकर बाहर आते हुए बोली। तभी अचानक से उसकी नजरें सामने खड़े वीरेन और बाकी सब पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो एकदम से हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, दीदी, भाई साहब। ये बोलते हुए वो अभिमान के पास आकर खड़ी हो गई। नीलिमा और बाकी सब भी अर्शी को देख रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे पर कुटिल स्माइल छाई हुई थी, जिसे अर्शी और अभिमान नहीं देख पा रहे थे। दिया और आगत साथ में खड़े पूरे अपार्टमेंट को देख रहे थे। तभी नीलिमा अंदर आते हुए बोली, हाँ, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ पर आए हैं। ये बोलते हुए वो अंदर आ गई और उसी के पीछे बाकी सब भी अंदर आ गए। आरशी धीमी सी आवाज में बोली, क्या बात करनी है आपको? अगर आप माया के बारे में कुछ कहना चाहती है तो मैं उसकी तरफ से पहले ही आपसे माफी मांगती हूँ। वो बच्ची है, प्लीज। तभी कामिनी आरशी की बात बीच में काटते हुए बोली, क्या समंदन जी, आपकी छोटी बहन में तो इतने भी मैनर्स नहीं है कि वो एक बार आपकी बात सुन ले, हम सबको बैठने को कहे। अच्छा हुआ जो मैंने अपने आगत के लिए माया को पसंद नहीं किया, वरना जैसी माँ वैसी ही बेटी होगी। ये सुनते ही अर्शी एकदम से चुप हो गई और उसने हैरानी से कामिनी की तरफ देखा, जो अजीब नजरों से उसे ही देख रही थी। आरशी हल्की सी आवाज में बोली, आई एम सॉरी। आइए बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए उसने उन सबको सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया और फिर वो किचन में चली गई। अर्शी के किचन में जाते ही उन सबके चेहरों पर अजीब सी स्माइल आ गई। वीरेन और नीलिमा सामने लगे सोफे पर बैठ गए और आगद, दिया एक साथ साइड में लगे सोफे पर बैठ गए। कामिनी सिंगल सोफे पर बैठ गई। अभिमान ने कुछ पल उन सबको देखा और फिर वो उनके सामने सिंगल सोफे पर बैठ गया। बोलिए भाई साहब, क्या बात करनी थी आपको? अभिमान ने वीरेन की तरफ देखकर पूछा। वीरेन का सवाल सुनकर वीरेन के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बिजनेस से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे अपना भाई समझते हो ना, तो अपने बिजनेस का 50% मेरे नाम कर दो और 20% मेरी बेटी दिया के नाम, बाकी के 30% तुम माया के नाम कर देना, जिससे थोड़ा सा फायदा हमारा भी हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें सामने टेबल पर रख दिया।
उसकी बात सुनकर और उन पेपर्स को देखते ही अभिमान एकदम से हैरान रह गए। इधर आरशी जो चाय लेकर अभी किचन से बाहर निकली थी, उसने भी वीरेन की बात सुन ली थी, जिसे सुनते ही वो भी एकदम से हैरान रह गई। अभिमान हैरानी से बोले, ये आप क्या बोल रहे भाई साहब, मैं अपना बिजनेस आपके नाम पर कैसे कर सकता हूँ? मैं मेरा सारा बिजनेस अपनी बेटी माया के नाम करूंगा, पर हाँ अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर दिया के नाम कर दूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही वीरेन ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। वो गुस्से से तेज आवाज में बोला, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो जो ऐसा बोल रहे हो? हम कौन सा तुम्हारा तुमसे सारा बिजनेस मांग रहे हैं, बस 50% ही तो बिजनेस मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम और आरशी इन पेपर्स पर साइन कर रहे हो। ये बोलते हुए उसने एक बार टेबल पर रखे पेपर्स को देखा और फिर वापस अभिमान को देखने लगा। उसकी बात सुनकर अभिमान को भी गुस्सा आना लगा था। वो तुरंत सोफे पर से खड़े होते हुए बोले, भाई साहब आपको 50% थोड़ा ही लगता है क्या? मैंने अपना बिजनेस अपनी माया के लिए शुरू किया था और हम अपना सारा बिजनेस माया के नाम ही करेंगे। ये बोलते हुए अभिमान की आवाज काफी तेज थी, जिसे सुन एक पल के लिए सब हैरान रह गए, क्योंकि आज पहली बार था जब अभिमान ने वीरेन के सामने ऊंची आवाज में बात की थी, वरना अभिमान ने वीरेन के सामने अपना सर तक नहीं उठाया था। आरशी ने जल्दी से चाय की ट्रे को टेबल पर रखा और अभिमान के पास आकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोली, अभिमान जी प्लीज शांत हो जाए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। सारे लोग सोफे पर बैठे गुस्से से अर्शी और अभिमान को देख रहे थे। तभी आगद सोफे पर से खड़े होते हुए बोला, रिलैक्स अंकल, अगर आपको अपना बिजनेस वीरेन अंकल के नाम नहीं करना है तो मत कीजिए, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। वैसे माया कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? ये बोलते हुए उसकी नजरें चारों तरफ माया को ढूंढ रही थी, पर माया यहाँ नहीं थी तो कहाँ से नजर आती? आगद की आवाज सुनकर सबने उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा नॉर्मल नजर आ रहा था, पर उस नॉर्मल चेहरे के पीछे छुपा एक हैवान का चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। आगद को नॉर्मल देखकर कामिनी, वीरेन और नीलिमा एकदम से हैरान रह गए। वही दिया मुस्कुराते हुए आगद को देख रही थी। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो अभिमान और आरशी के साथ बहुत गलत साबित होने वाला था। अभिमान भी आगद को देख रहे थे। वे उसके सवाल का जवाब देते हुए बोले, माया यहाँ नहीं है, वो बाहर किसी काम से गई हुई है। ये सुनते ही दिया की स्माइल और गहरी हो गई। दिया सोफे से खड़ी हुई और अभिमान और आरशी को देखते हुए बोली, छोटे मॉम डैड, आई एम सॉरी। मॉम डैड की तरफ से आपसे मैं माफी मांगती हूँ। अगर आपको अपना बिजनेस माया के नाम करना है तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। ये बोलते हुए वो अर्शी के सामने आकर खड़ी हो गई और एकदम से अर्शी के गले लगकर बोली, छोटी मॉम, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था हमारी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। मुझे लगा था आप दोनों आराम से अपनी मर्जी से अपना बिजनेस हमारे नाम कर देंगे, पर आपको तो प्यार की भाषा समझ ही कहाँ आती है जो अभी आएगी। ये सुनते ही अभिमान और आरशी एकदम से हैरान रह गए। वे दोनों कुछ करते इससे पहले ही दिया ने अपनी कमर के पीछे से एक धारदार चाकू निकाला और अर्शी के गले लगे हुए ही उसकी पीठ में घोंप दिया। अगले ही पल आरशी की जोर की चीख निकल गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। आरशी की चीख सुनकर अभिमान ने तुरंत उसकी तरफ देखा और अचानक ही उसकी नजर अर्शी की पीठ पर पड़ी, जो पूरी खून से सनी हुई थी और कुछ खून की बूंदें उसके पैरों के पास नीचे गिरी हुई थी। अर्शी के साड़ी का पल्लू पूरा खून से भीग चुका था। उसने अपनी अधखुली आंखों से दिया को देखा, जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। इधर सब मुस्कुराते हुए दिया और आरशी को देख रहे थे। अभिमान जल्दी से आरशी के पास आने को होता है, लेकिन तभी अगद ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल सीधे उस पर चला दी। गन से निकली बुलेट अभिमान के सीने पर आकर लगी। अभिमान ने चीखते हुए अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया और अगले ही पल वे घुटनों के बल फ्लो पर जा गिरे। अभिमान की चीख सुनकर अर्शी ने अपनी धुंधली आंखों से उनकी तरफ देखा और अभिमान को नीचे गिरे देख और उनके सीने पर लगी गोली को देखते ही उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। आरशी अपना एक हाथ अभिमान की तरफ बढ़ाते हुए धीमी सी आवाज में बोली, अभिमान जी। उसने इतना ही बोला था, तभी अचानक से एक बार फिर दिया ने अर्शी के पीठ से वो चाकू निकाल आगे उसके पेट में धंसा दिया। आरशी की एक जोर की दिल दहला देने वाली चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज गई और अगले ही पल वो भी घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसने अपने एक हाथ अपने पेट पर रख लिया और उसकी नजरें अपने बगल में गिरे अभिमान को देख रही थी।
अभिमान की नजरें भी अर्शी पर ठहरी हुई थी। उसे देखते हुए अभिमान की आंखों से आंसू बहकर नीचे फ्लो गिर रहे थे। वीरेन, नीलिमा, कामिनी, आगद और दिया सब जोर से हंसते हुए अभिमान और आरशी को देख रहे थे। तभी वीरेन अपनी जगह से उठा और अपनी कमर के पीछे एक चाकू निकाल वो अभिमान के पास आ गया। वीरेन अभिमान के पास नीचे बैठा और जोर से चाकू को अभिमान के पेट में घोंपते हुए बोला, तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, पर तुम्हारे बिजनेस के लिए मुझे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने चाकू को और जोर से अंदर की तरफ घुसा दिया। अभिमान की जोर की चीख निकल गई और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग गई। तभी नीलिमा सोफे पर से खड़े होते हुए बोली, वीरेन जी बस कीजिए, अब तो वैसे भी ये दोनों जिंदा नहीं बचने वाले हैं। वो माया यहाँ आ जाए इससे पहले निकल जाते हैं यहाँ से। ये बोलते हुए उसने अर्शी की तरफ देखा जिसकी आंखें अब तक बंद हो चुकी थी और शायद उसकी सांसें भी थम चुकी थी। मॉम ठीक कह रही है, निकलते यहाँ से वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, दिया ने वीरेन की तरफ देखकर कहा। उनकी बात सुनकर वीरेन खड़ा होते हुए बोला, हाँ ठीक कह रहे हो तुम सब, चलो चलते हैं यहाँ से। ये बोलकर वे सब बाहर निकल गए। बाहर आकर उन सब ने वही रखे पौधों के गमले को नीचे गिरा दिया और फिर अपनी कार में बैठ वहां से निकल गए। अभिमान की आंखें हल्की सी खुली हुई थी और वो उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका हाथ सामने रखी टेबल पर जा लगा जिससे वो टेबल नीचे गिरकर टूट गई और उस पर रखा सामान भी इधर उधर बिखर गया। अभिमान जी वापस नीचे गिर गए और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। फ्लैशबैक एंड दिया के दिमाग में यही सब यादें चल रही थी। तभी अचानक माया उसके पास आई और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ याद आ रहा है मेरी बात सुनकर? मेरी मॉम को मारना याद आया तुम्हें? कैसे तुमने उनकी पीठ में चाकू घोंपकर मारा था, याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं? ये बोलते हुए माया ने एकदम से दिया के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अगले ही पल दिया की जोर की चीख निकल गई और उसने तुरंत माया की तरफ देखा जिसकी आंखें एकदम खतरनाक हो रखी थी और आज उन आंखों में दिया को खुद की मौत नजर आ रही थी। दिया माया के उस हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो माया तुम, मैंने क्या किया है? अभी उसने इतना ही बोला था तभी अचानक माया ने उसे वॉल की तरफ धक्का दे दिया। माया के धक्का देने से दिया संभल नहीं पाए और उसका सर वॉल से जा लगा। अगले ही पल उसकी जोर की चीख निकल गई और उसके सर से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। तभी माया उसके पास आई और पीछे से उसके बालों को पकड़ उसका सर वापस वॉल पर मारते हुए तेज आवाज में बोली, दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।